पता नहीं मोटा मोटा क्यों बता रही हूँ। सच में मैं ना कुछ चाय कॉफी कुछ भी नहीं, जूस तो नहीं मिल पाएगा पर बहुत एक लड़का था हमारी, तो वो बहुत बोला करता मुझे, और उसने मतलब उसने ना खाना छोड़ दिया। उसका बर्थडे था, बोला कि मैं नहीं चाहता, चलो रिश्ता नहीं, पर मैं चाहता हूँ मेरे बर्थडे वाले दिन तुम आओ मेरे पास, है ना, बात कर लो एक बार। मैं डरती थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई, तो पहली बार ही मैंने सोचा कि चलो मुझे मिलना ये चाहिए। कहाँ पे था, पंजाब में कि तेलंगाना? नहीं, हमारे गांव की बात मैं कर रही हूँ। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि मैं किसी और लड़के के बारे में सोचूं या किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचूं। मतलब यहाँ तक कि मुझे कोई सुंदर भी लगता है, मैं दूसरी तरफ मुंह कर लेती कि मैं धोखा कर रही हूँ उसके साथ। ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हम में है। हम नहीं चाहते कि एक महिला है जो बहुत है उसमें सारी क्वालिटी, और वो हमारे सामने बोल ले। और 15-20 दिन में स्कूल नहीं गई मैं, फिर मैं एक दिन खड़ी हुई, मैं तो जाऊँगी स्कूल, मुझे रोक के दिखाओ, मैं तो जाऊँगी। हाँ, हम देख रहे हैं क्या बोले। हाँ, तो नवदीप, तुम बताओ कैसा तुम्हारा बचपन, मतलब ऐसे ही जनरली कुछ भी, कहाँ से तुम्हें लगा कि हाँ? वैसे तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था, ना ही हमारे कोई मतलब कोई संगठन था गांव के अंदर कोई भी। तो हम बहुत छोटे छोटे थे, मतलब हमें पता नहीं था हमारे पापा हैं भी कि नहीं है। तो अभी भी बंधुआ मजदूरी होती है मतलब गांव के अंदर, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं होती है। तो हम लोग जैसे 6 भाई बहन थे, तो शुरू में मतलब इतना, जब मैं 2-3 मंथ की थी तब मेरी दादी जी ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा था हमारे ऊपर, और मेरे पापा को फ्री में काम करना पड़ता, बहुत साल उन्होंने फ्री में किसी बड़े जमींदार घर में काम किया है। तो मेरे पापा सुबह मतलब 4 बजे चले जाते थे और 12 बजे आते थे, हमारे सोते सोते ही मतलब आते जाते थे, है ना। तो हमें ऐसा लगता हमारे पापा है ही नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब हमारे टीचर आए थे, अब जो मर्दशुमारी करते हैं कि कितने कितने लोग हैं गांव में इस तरीके से। तो उस दिन मेरे पापा पता नहीं घर में थे क्या, पता नहीं, तो वो पूछने लगे कि आपके बच्चों के रियल नाम क्या है। तो वो बोले कि मुझे तो नहीं पता है। तो वो बहुत सुना के गए उनको कि बच्चे मतलब पैदा कर करके फेंक देते तुम लोग, तो उनको ये नहीं पता। दरअसल बात ये है कि जिस टाइम पे आपकी फैमिली को आपको चलाने के लिए आर्थिक तौर पे आप इतना कमज़ोर हो कि आपको अपनी फैमिली से इसलिए दूर रहना पड़ रहा है कि आपको उनका पेट पालना है या पढ़ाई करवानी है। तो फिर धीरे धीरे मेरे पापा ने वो मतलब खेती करना छोड़ दिया, तो उन्होंने मतलब ड्राइविंग वगैरह शुरू कर दिया। तो उन्होंने ना वहाँ पे कोई संगठन तो नहीं था, उनको लगता था कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, तो उन्होंने एक छोटा सा मतलब कमेटी सी बना लिया कुछ गाँव की और लोगों की। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम गाँव करते रहते थे, तो वो बहुत एक्टिव थे। तो आसपास जो उस संगठन के लोग थे उनको पता चला कि इस तरीके से कोई लोग काम भी करते हैं। तो वो लोग फिर आए, उन्होंने मीटिंग वगैरह की हमारे घर के अंदर या फिर अलग अलग तरीके से। तब मैं बहुत छोटी थी, 5th क्लास में थी आई थिंक मैं। तो फिर मेरे पापा मीटिंग्स के अंदर जाने लगे, फिर धीरे धीरे प्रोटेस्ट के अंदर जाना शुरू किया। तो फिर मेरी मम्मी भी जाने लगे। तो फिर हम बहुत छोटे थे, फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया जाना। तो फिर हम साथ ही साथ देख रहे थे कैसे मतलब जब मेरी मम्मी खेत के अंदर जा रही है तो कैसे उनको गालियां दे रहे हैं कि आपने मतलब जो क्या बोलते हैं कि बीच के वट बोलते हैं हमारे, जो 2 किलो के बीच में एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर पैर रख दिया, थोड़ा सा भी मिट्टी इधर उधर होगी तो उनको गालियां देते हैं कि आप लोगों ने खराब कर दिया, हमारी फसल खराब हो गई। तो जब काम करवाना है तो मतलब मजदूरों को खेत में लिया जाता है, लेकिन अगर मजदूर को मतलब घास गाय लेके आनी अपने पशु के लिए तो बहुत गालियां दी जाती है कि आपने हमारा ऐसा क्या किया कि हम आपको घास दें। तो इस तरीके की चीज़ें थी। पर जो मेरे मदर थे वो पहले से ही ऐसा था कि भाई हम लोग क्यों क्यों आखिरकार ऐसा होता है। तो एक बार वो गए थे खेत में, तो हम लोग स्कूल से छुट्टी होने वाली थी, तो हम लोग रास्ते रास्ते में ही थे। तो मेरी मम्मी जब खेत में गए तो वो बहुत गंदे तरीके से बोला कि आप हमारे नीचे सोते हो कि आप लोगों को हम लोग घास दें। तो वो मतलब गालियां दे रहा था, तो मेरी मम्मी बोली कि आप गालियां को दे रहे हो। फिर जब मारने आया तो मेरी मम्मी ने आगे से जो जिससे वो घास खोदते तो वो मार दिया उसके, मेरी मम्मी ने उल्टे साइड से मारा था। हाँ,
दाती बोलते हैं उसको हम। हाँ। तो मेरी मम्मी ने जो तीखे वाली साइड है उसको पकड़ लिया और दूसरी साइड से मारा, तो जिसमें मेरी मम्मी की कुछ थोड़ी थोड़ी उंगलियां कट गई। फिर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे तो और भी मारने लगा, तो मेरी मम्मी ने सीधा करके उसके थोड़ा सा मार दी, जो थोड़ा चुभ गया उसकी आगे नोक उसकी। बहुत सारा गाँव इकट्ठा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ वहाँ पे। तो जब हम आए तो हम मुझे नहीं पता, मेरे सारे सारे लोग भाग रहे उस तरफ कि तुम्हारी मम्मी को पीट दिया ये वो। फिर मैं भी जब भागी तो मैंने देखा कि सारे के सारे जमींदार ये वो थे कि इनकी इतनी औकात है कि ये हमारे खेत में खड़े होकर हमारे खिलाफ और हमारे ही ऊपर वार करें। हम चाहे जो मर्जी करें लेकिन इनका इतना हक नहीं बनता है। तो इन लोगों ने मतलब बाइकआउट करने की बात बोली। फिर जो संगठन के अंदर ये था कि भाई मम्मी पापा थोड़ा बहुत जाने लगे थे, तो कौन सा संगठन था ये खेत मजदूर संगठन था, अच्छा। जो उग्राहा का ये ग्रुप है। तो फिर उन्होंने कॉल वगैरह किया, आसपास से गांव के कुछ मजदूर थे जो जुड़े थे इधर, तो फिर वो बहुत बड़ी संख्या में आए। तब मैंने पहली बार देखा था कि इस तरीके से हमारी मम्मी की हेल्प करने के लिए इतने लोग आ गए। बहुत सारे मजदूर थे, वो झंडे लेके आ गए, और वहीं पे खेत के बाहर ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो उसके बाद थाने के अंदर ले गए, तो वो बोले कि हम तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम तो ये बोलते हैं कि भाई इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके एफआईआर करो इसके ऊपर। तो उन्होंने दबाव बनाया और कि नहीं, ये उल्टा हमसे माफ़ी मांगे, मजदूर महिला से माफ़ी मांगे। 3 महिलाएं थी कि उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी। तो ये मजदूर उनका था मजदूरों का, और पहली बार ऐसा था कि गांव के अंदर किसी मजदूर महिला से माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। तो जो थाने के अंदर बहुत ज़्यादा लोग चले गए, मजदूर इकट्ठा हो गए, तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी लास्ट के अंदर। तो फिर तब से जो मजदूरों का जो हिम्मत बढ़ी, तो मजदूर संगठन के अंदर आने लगे, ज्वाइन किया उन्होंने। तो फिर लगातार काम शुरू हुआ वहाँ पे। तो फिर मैं कभी बोली नहीं थी, मैं वैसे प्रोटेस्ट में जाया करती। तो पहली बार जब मैं प्रोटेस्ट के अंदर गई थी तो रात के टाइम पे एक उस टाइम पे सुखबीर बादल थे सत्ता के अंदर, तो पंजाब में, तो उसके खिलाफ ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उनके घर का घेराव करना था। क्या और उम्र थी तुम्हारी? मेरी आई थिंक 11th में थी मैं शायद। उस अच्छा। टाइम पे होगी 15-16, नहीं उससे कम हो गई, उससे भी कम थी। तो हालांकि मेरा गैप रहा है ना, बहुत ज़्यादा गैप है, तो उससे भी कम थी मेरी एज। तो मेरी मम्मी और कुछ लोग बोले कि हम रात को 3 बजे के करीब, 3 बजे या उससे पहले कुछ निकलेंगे, क्योंकि पुलिस क्योंकि एक मंत्री के घर के बाहर घेराव करना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने क्या किया कि बहुत इतनी ज़्यादा पुलिस लगा दी कि हर सड़क के ऊपर, हर रोड के ऊपर बहुत भारी पुलिस तैनात कर दी। तो पहली बार मुझे ये था कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, और मम्मी भी चुपचाप तैयार हो रहे थे रात को उठकर, मैं ज़बरदस्ती रोते हुए तैयार होकर मैं साथ में चली गई। पहली बार था उस टाइम। तो मैंने पहली बार देखा किस तरीके से लोग जाते हैं, और जो खेत के अंदर ना बहुत कच्चा रास्ता होता है, जो शॉर्टकट होता है खेतों में जाने के लिए, और उस रास्तों के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां देखी मैंने, और लाइट ऑफ थी सभी गाड़ियों की। बहुत शांति से लोग रात को निकल रहे थे उनका घेराव करने के लिए, और पुलिस तो मतलब रोड के ऊपर ही थी कि रोड से आएंगे लोग। लेकिन फिर जब बिल्कुल पास पहुंच गए उस गांव के, तो ना वहाँ पे जैसे जो उपले वगैरह होते हैं ना, उसकी बहुत सारा कुछ होता है खेत की एक साइड। तो वहाँ पे उस गांव के हम लोग कोने में पहुंचे, और सुबह के 5-6 बजने वाले थे। तो उसके 50 गिनती हम आई थी। फिर अलग अलग मुझे लगा हम ही लोग होंगे जो इतने हैं। तो जैसे ही दिन चढ़ा और उस रोड के ऊपर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आ गए, और बाहर से फोन आए लगे पुलिस को कि भाई कैसे आए, उनको पता नहीं चला था लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे। तो तब मेरा पहली बार था कि किस तरीके से लोग, और वो भी मजदूर, सारे के सारे मजदूर कितना मतलब प्लान तरीके से जाके वो एक मंत्री को भी रोक सकते हैं, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी दोपहर में, और फिर हमें वहीं रोक दिया गया, बिल्कुल पास में पहुंच गए, वहीं रोक दिया गया। पूरी सड़क इतनी गर्म थी, तप रही थी, उसके ऊपर हम बैठे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी के अंदर बैठना, और जब सारे लोगों को देखते थे सारे बैठे, तो मैं भी बैठी रहूँगी। तो उस बार मेरा पहली बार था, पर मैं फिर भी कभी स्टेज पे नहीं बोली। फिर मैं लगातार प्रोटेस्ट के अंदर शामिल होने लगी, लगातार जाती रही। तो एक बार क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे 9th क्लास में हो गई थी, उस कुछ सालों के बाद की बात है। तो एक लड़की थी, हमारे घरों की लड़की थी, दलित क्लास की लड़की थी। वो स्कूल में जा रही थी, सर्दी का मौसम था और बहुत धुंध पड़ रही थी,
और ऐसा होता है कि थोड़ी दूर जाके दिखता नहीं है कुछ भी। तो जब वो स्कूल जा रही थी तो कुछ बड़े ज़मींदारों के लड़के ने उसको लड़के हैं उसको अगवा करे, उसका रेप वगैरह किया। तो तब हम तो इतना समझदार तो नहीं थे हम। तो ना जब उसका बैग सड़क के ऊपर मिला और बैग उठा के जो साथ की लड़की है वहाँ पे ले आई। तो मतलब टीचर वो फ़ोन कर रहे हैं उनके घर पे, उसका पापा जो दिहाड़ी करने गया था कि भई आपकी लड़की नहीं आई है, बैग उसका यहाँ पे है। तो वो बोले कि हमारी लड़की स्कूल के लिए निकली थी, आप मेरी लड़की ला के दो। फिर वो आया, उसने स्कूल में बहुत बवाल किया कि मेरी लड़की ला के दो, कहीं से भी ला के दो। फिर दोपहर के टाइम वो लड़की वापस आई घर के अंदर। घर में जब आई तो उसने बताया कि उसको ऐसे पकड़ लिया गया था। तो 3-4 लड़के थे, स्कूल के पास ही घर था। तो वहाँ पे उसका रेप वगैरह करने की उसकी पता नहीं किया, पता नहीं, ऐसा मुझे याद नहीं है। फिर बहुत जब हम आए ना, शायद उस दिन मैं गई नहीं थी। मेरी मम्मी की आंखें पूरी लाल सूज रही थी आंखें, और मेरी मम्मी बोली मैं तुम लोग ना घर पे रहना और कहीं जाना मत, और मैं थाने जा रही हूँ उनके साथ। तो हम पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मेरी जब मम्मी ने बताया कि कुछ लड़के उनकी लड़के को पकड़ के ले गए थे, तो बहुत शौक लगा कि ये क्या हो गया। तो पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ, कुछ कर भी सकते हैं हम लोग कि नहीं कर सकते हैं। फिर लोग इकट्ठा होके गए, और जब वो थाने के जा रहे थे ना थाने में एफआईआर करवाने के लिए, और उन उन लड़कों की इतनी हिम्मत थी कि गाड़ी लेके पीछे है कि आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हमारा, आप एफआईआर तक तो करा के देखो। जब इनको पता लगा एफआईआर कराएंगे तो इन लोगों ने पैसे वगैरह दे दिए पहले ही थाने में। तो वहाँ पे जब गए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, क्या आपके पास क्या प्रूफ है, ये है वो है। उसका मेडिकल भी मुझे लगता पॉजिटिव ही आई थी रिपोर्ट तो शायद। तो मेडिकल भी छुपाने की कोशिश की। तो उसके बाद ना लगातार 8 दिन का प्रोटेस्ट किया, और हम लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल की छुट्टियां ले ली। और लगातार 8 दिन हम लोग सिर्फ थाने के बाहर ही प्रोटेस्ट करके फिर कहीं जाके एफआईआर हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया, और फिर कहीं इसको गंदड़ कांड के नाम पे अभी यूट्यूब पे कुछ वीडियो मिल जाएंगी इसकी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और बठिंडा के अंदर पंजाब लेवल का मतलब वो इकट्ठा लोग हुए थे, और लाखों की संख्या में लोग थे कि जो मेन रोड होता है इसके दोनों साइड दूर तक लोग ही लोग थे। और इस दिन पहली बार मैं मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, और मैंने बोला मैं बोलूँगी। और पहली बार जब मैं स्टेज पे बोली तो मैं बहुत कुछ बोली कि क्या हम लोग, मतलब मैं भी एक लड़की हूँ और मैं किसी मजदूर की लड़की हूँ, मैं नहीं चाहती कल को हमारे साथ भी ऐसा हो। क्योंकि हम अपनी फीस भरने के लिए जब खेत के अंदर काम करने जाते, रुई चुनने जाते हैं, धान लगाने हम साथ में जाते हैं, हमारी मम्मी को भी गालियाँ मिलती है, तो हम लोग नहीं चाहते ऐसा हो। हम लोग चाहते हैं कि वो लड़के जेल के अंदर जाएं, और जो बड़े जमींदार हैं उनको सीख मिले कि आगे से ऐसा नहीं करना है। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे बोली, और मैं भी रो रही और सारे लोग भी रोने लगे थे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था कि इनकी इतनी क्यों हिम्मत है। भाई हमने क्या गलती की है? हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हम उनके काम कर रहे हैं, हमारी गलती सिर्फ इतनी उनके पशु भी हम लोग संभाल रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, उनके खेत का काम भी कर रहे हैं, यही हमारी गलती है कि आप हम कुछ भी कर सकते हो हमारे साथ। तो उस दिन मेरा पहली बार था कि जब मैं स्टेज पे बोली थी। फिर मैं लगातार, मेरे मन में ये हुआ कि सच में कुछ करना चाहिए। जब मैं हमारी मदर जो लगातार इस मामलों में जाते रहे हैं, और उन लोगों ने उसके बाद अरेस्टिंग हुई थी इस प्रोटेस्ट में, जिसके अंदर 8 दिन मेरी मम्मी को जेल में रहना पड़ा। फिर कहीं जाके उन लड़कों को जेल हुई थी, अभी अभी शायद उनको बेल मिली है 5-6 साल के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि मतलब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना। तो तब से फिर ये हुआ कि भाई अब तो मतलब जैसे मजदूरों का हाल है आज के टाइम पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक संगठन के अंदर शामिल होना, और अपने लिए नहीं और सभी के लिए लड़ाई लड़ना। क्योंकि जब आपके आसपास ही ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको नहीं पता कि समाज के अंदर कितना कुछ हो रहा है। तो मैं तो बस फिर ये था, मम्मी पापा के साथ जाया करती प्रोटेस्ट के अंदर कभी भी। तो फिर घर के हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे। तो इस मामले के बाद क्या हुआ, हमारा गांव के अंदर बाइकआउट कर दिया था। 6-7 फैमिली थी, मेन फैमिली हमारी थी कि इनको खेत के अंदर एंटर नहीं करने देना है, इनको कुछ भी मतलब जो भी एंटर करने देगा खेत के अंदर उसको फाइन किया जाएगा, इस तरीके से हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पापा पहले ही मतलब ड्राइविंग करने चले गए थे, मतलब कभी आंध्रा में, कभी मतलब तेलंगाना में, कभी अलग अलग स्टेट में जाके वो सीज़न के मतलब जो धान काटने वाली मशीन होती है कंबाइन पे, तो उस पे ड्राइविंग करने चले जाते थे। तो जब ऐसा माहौल बन गया तो फिर हम लोग चले गए। मेरे पापा बोले कि चलो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छुड़ा दी बीच में ही। तो
फिर उधर मतलब उधर चले गए थे हम लोग। तो 7-8 साल वहाँ पे रहे हैं हम लोग। वहाँ पे फिर मेरे पापा ने क्या किया, एक दुकान जो मतलब किराए पे लेके, उनको वेल्डिंग वगैरह सारा रिपेयर करना आता था उसको, मशीन को। तो उन्होंने वहाँ पे बस यही दुकान शुरू कर लिया, काम शुरू कर लिया। तो उसके क्या है कि मेरी पढ़ाई छूट गई। जो मेरे छोटे भाई बहन थे उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना मतलब लगा दिया, दोनों भाइयों को, बहुत छोटे थे क्योंकि वो। तो वो केरला का कोई स्कूल था, वहाँ पे वो पढ़ने लगे। और मेरी एक छोटी बहन थी, उसने मेडिकल में एडमिशन ले ली। लेकिन मैं तो +1। मतलब वो केरला चले गए? नहीं नहीं, वहाँ पे स्कूल केरला का था एक। अच्छा। क्योंकि उसकी स्टडी अच्छी मानी जाती है। तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही था, तो उनको पढ़ाना वहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन मैंने तो मतलब आर्ट्स रखी थी, और वो भी मैंने पंजाबी में रखी थी। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको तो सालों साल लगते हैं। तो मैं मतलब कर नहीं पाई, और मेरा मतलब बहुत लंबा गैप था। तो बस ये है कि 7-8 साल का बहुत लंबा गैप था। फिर मैंने ओपन में ही किया, वो भी लड़ लुड़ के कि मुझे में करना है करना है। फिर मैंने +2 ओपन में की, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर करके मतलब पढ़ाई करके पास हुई फिर मैं। तो फिर क्या है कि वहाँ कुछ कुछ दिक्कतें चलने लगी, तो फिर हम इधर आ गए थे। तो पापा अभी भी उधर ही काम करते हैं, बीच बीच में आते हैं। सही है। बचपन से जो भी जिस स्कूल में भी तुम पढ़ती रहे, वहाँ पे क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक स्कूल था सिर्फ मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, या फिर वहाँ पे भी मतलब भेदभाव होता था या कुछ? तो वो मतलब तुम्हारा अपना? नहीं, वो मतलब हमारे गांव में सिर्फ 8th क्लास तक स्कूल है। और ज़्यादातर क्या है कि बड़े जिनके बहुत ज़्यादा अमीर हैं लोग, वो तो कभी भी पढ़ाते नहीं सरकारी स्कूलों में। और छोटे किसानों के बच्चे और मजदूरों के बच्चे ही स्कूल में अंदर पढ़ते हैं। तो उतना ज़्यादा तो हमें नहीं लगा, हमारे टीचर अच्छे थे। तो स्कूल के अंदर ऐसा कुछ था नहीं, ज़्यादा भेदभाव नहीं देखा हम लोगों ने। लेकिन ये है कि खेतों के अंदर जैसे काम करने जाते थे, वहाँ भेदभाव बिल्कुल होता था कि नीचे बैठ के हम लोग खाना भी खा रहे हैं, चाय भी वहीं पे बैठ के पी रहे हैं, और वो अलग से अपनी चाय बनवा के लेके आते, अलग से बैठते, हालांकि खेत के अंदर रहते थे। तो ये भेदभाव था, स्कूल के अंदर ऐसा तो नहीं था। नहीं, अब तुम बताओ, जैसे बता रहे थे कि तो वही है। उसके बाद ना जब हम लोग इधर आ गए, तो घर के हालात ना ज़्यादा ठीक नहीं थे। तो मुझे ये था कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है। इधर मतलब दिल्ली की? नहीं, पंजाब वापस आ गए थे, हमारी फैमिली वापस आ गई, पापा नहीं आए थे। तो उसके बाद ये था कि मैं एडमिशन लेना चाह रही थी, लेकिन ये था कि आर्थिक हालात भी ठीक नहीं थे। तो मेरी बहन थी एक, जो सिंगापुर चले गए थे। तो उनको उधर से ही वो मतलब सिंगापुर भेजा था, पैसे वैसे इकट्ठा करके कैसे भी। तो फिर मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं भी चली जाऊँ, उन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह बना दिया। और भाई मतलब वीज़ा भी आने वाला था। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं बाहर जाके मजदूरी करनी है, वहाँ पे भी मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि आपको मतलब पैसे वगैरह चाहिए, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, मैं कर लूँगी और मैं भेज दूँगी वहाँ से। मैं वैसे ही अपनी बहन को मिलने के बहाने से आई, और फिर मैं गई नहीं। मैंने कहा मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, और फिर मैं मतलब जॉब करूँगी। और मैं आपको तो कोई घर के हालात ही ठीक नहीं है, पैसे चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है कि बाहर जाके मिलेगा, यहाँ भी मिल सकता है। तो फिर मैंने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश की, 1-2 जगह मैंने किया भी कॉल सेंटर में काम, लेकिन बहुत फ्रॉड था मतलब वहाँ पे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं कुछ मन इस मन से नहीं आई थी कि मैं संगठन में काम करना है। बस मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे करना चाहिए, और मैं हमेशा हिस्सा बनती थी। उस टाइम पे फिर ये कश्मीर के अंदर 370 हटाई गई थी। तो उसको ये मामले को लेकर डीयू के अंदर जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, तो मेरी बड़ी बहन है जो प्रेसिडेंट थी उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BSM की, भगत सिंह छात्र एकता मंच की। तो मैं उनके साथ जाया करती प्रोटेस्ट के अंदर। फिर मैं नारे वारे लगाना मतलब हिंदी में सीखा, क्योंकि पहले तो पंजाबी में लगाते थे हम लोग, या पंजाब के अंदर गीत वगैरह गाना ये था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सीखा। फिर उसके बाद NRC हो गई, NRC से मतलब ये आ गया। तो फिर उस दिन मुझे लगा कि भाई मैं जॉब क्या करूँगी, फिर देखते हैं, पहले इस प्रोटेस्ट के अंदर देखते हैं। तो लगातार हम लोगों ने पुरानी दिल्ली, लाल किला और जामा मस्जिद जहाँ पे है, तुर्कमान गेट, हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को मोबिलाइज करके प्रोटेस्ट शुरू किया वहाँ पे। और वहाँ पे
मतलब मैं रूम पे भी नहीं आती थी जो डीयू में, मैं लोगों के साथ रहती थी। उनको मतलब लेके आना, इकट्ठा करके उनकी महिलाओं को बाहर लेके आना, फिर उनके साथ ही रुक जाना, सारी रात तो 3 बजे तक स्टेज चलाना, फिर सुबह मतलब 2-3 घंटे की नींद लेके फिर ग्राउंड के अंदर जाना, नारे भी वहाँ पे लगाना, भाषण भी देना, लोगों को इकट्ठा भी करना, सारे काम मैं किया करती। फिर वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ये हुआ कि मुझे समझदारी और भी आई, मुझे बोलने का पता चला कैसे बोलना है। तो फिर लॉकडाउन हो गया। फिर ऐसा था कि मतलब आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, मुझे एडमिशन भी खालसा कॉलेज में मैंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे। तो बस यही था, फीस वगैरह भरनी थी, तो मैंने कहा कि उसके लिए खर्चा वर्चा तो पहले ही नहीं है, तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत है। तो फिर दिल्ली में कोई जॉब मिल नहीं रही थी, तो फिर कुछ जान पहचान के लोग थे मेरी बहन के, तो मैं हरियाणा में आ गई। तब किसान आंदोलन से पहले मैं 3-4 महीने पहले आ गई थी यहाँ पे। तो मैंने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही मैंने संगठन को भी ज्वाइन किया। तो मैंने देखा कि जितना खेतों में होता है उससे कहीं ज़्यादा फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर ही, कि 8 घंटे के बजाय जहाँ पे अभी 12 घंटे का लेबर कोड में बोल रहे हैं ना, ऑलरेडी वहाँ पे लागू हुआ है। वो पहले बस ये था कि जुर्म था, अभी कानूनी तौर पे ये बोल रहे हैं। तो वहाँ पे ये था कि महिला पुरुष का वेतन बराबर नहीं था। मैंने पहले एक कंपनी में, एडिसन नाम की कंपनी में काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे भी ऐसा ही था। मैंने 15 दिन काम किया, तो फिर बुटाना सोनीपत के अंदर पुलिस की तरफ से 12 पुलिस वालों की तरफ से लड़की का रेप किया गया, कस्टोडियल रेप किया गया कई दिन उसके साथ, और उसके बाद उसको एक जेल के अंदर डाल दिया गया। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर मैं जाने लगी, तो बोले कि आपकी छुट्टियां हैं बहुत ज़्यादा, आपको संडे भी लगाना पड़ेगा। मतलब संडे की छुट्टी नहीं थी। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है काम, तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम। फिर मैं उस केस के अंदर इन्वॉल्व रही, बुटाना रेप केस के अंदर। फिर ये था कि भाई जहाँ जिस रूम में हम रह रहे हैं उसका भी किराया भी बहुत था, किराया भी देना था। फिर मैंने फेम कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर एलईडी लाइट्स वगैरह बनती हैं। तो उसमें ये था कि सुबह से लेके शाम तक आपको खड़े ही रहना है, 1 सेकंड भी आप बैठ नहीं सकते हो, खड़े रह के काम करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे ये है कि एक साइड तो आदमी काम कर रहे हैं, एक साइड महिलाएं काम कर रही हैं, और उनकी साइड सफाई कर्मचारी भी है, उनकी साइड बाकी भी है भी, चलो सफाई करना है, आपको कुछ खाना पीना देना, जो बाकी थोड़े ऊपर के लोग हैं जो देखने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, सुबह आके वो झाड़ू भी पूरे उसके अंदर वो लगाएंगी जहाँ पे वो काम करेंगी, साफ भी वो जाते टाइम भी करके जाएंगी। अगर किसी जो देख रेख कर रहा है उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, तो महिला को बोलेगा मेरा काम करके आ। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिली। अगर छेड़छाड़ करना और बदतमीजी करना ये तो आम बात थी, गाली देना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो फिर मैं संगठन के अंदर बात किया करती थी कि ऐसे इस तरीके से होता है। तो फिर तुम अभी भी फेम में हो कि नहीं, फिर उसके बाद ना किसान आंदोलन हुआ, और मैंने किसान आंदोलन में जाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि एक भी छुट्टी जो हम लोग नहीं चाहते हैं, तो उनको पता चला कि इस संगठन के अंदर भी शामिल है और किसान आंदोलन में भी जा रही है। बोले जा आप एक काम चूज कर लो, या तो आप किसान आंदोलन में जाओ या फिर आप मतलब यहाँ काम नौकरी करो। करो। तो फिर ना उन्होंने मेरी सैलरी भी रोक ली। जब हम लोगों ने मतलब बोला सैलरी के लिए, तो वो ले जाना, बाद में वैसे देते नहीं किसी को भी ऐसे। तो फिर ना लगातार मैंने सोचा कि चलो दे देंगे, 1 महीना हमने वेट किया। उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया कि जो मजदूर एरिया में जाना शुरू कर दिया, मजदूरों को समझाना शुरू कर दिया कि भाई आना ज़रूरी है यहाँ पे भी, क्योंकि उसमें एक कानून ऐसा भी है जो काला बाजारी का है कि आप जितना मर्जी स्टॉक कर लो और उसके बाद आप ये बोल दो कि मार्केट में वो चीज़ है ही नहीं है, बहुत कम है, तो महंगे रेट में बेचना, तो ये मजदूर के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो फिर हम लोगों ने मजदूरों को समझाना शुरू कर दिया। अरे वो आधी आ रही है, क्या करूँ उसको? या तो उसको अपने गोदी में बैठा लो, या मतलब आधा अजीब लगेगा फिर वो। अच्छा, आधी आ रही है। हाँ। अब बेचारी बिल्ली अब नहीं व्यूअर के लिए आधा अजीब लगेगा। दिस मेरा भी पॉइंट है। हाँ कंटिन्यू। डरो मत। ओह गॉड, लग गया क्या? हाँ वो डर जाती है बहुत, तो उसको निकाल दे, जाने दे, खोल दे, भी चली जाएगी। हाँ आएगी वो, तुम्हारे पास इसको डर लग रहा है। वो एक्चुअली शी इज लाइक कि क्या हो रहा है। आ जाएगी अपने। अब वो बेड के नीचे जाके छुप जाएगी मुझे लगता है। हाँ
हाँ, तो फिर मजदूरों को समझाया कि किसान हाँ, आंदोलन के साथ जुड़ना चाहिए। तो मतलब फिर ना धीरे धीरे हम लोग कंपनियों के आगे प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे थे। तो फिर मैंने बोला मेरी सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो जब वैसे किसी को भी एंटर नहीं करने देते, मान लो जो आपने काम छोड़ दिया है या फिर आप आ नहीं रहे हो, तो या फिर कोई बाहर का बंदा तो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता कंपनी के अंदर। तो लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा सर्विलांस है कि कैमरा, चारों तरफ कैमरे लगे हैं, गेट के ऊपर भी हर जगह, कि गेट के आसपास भी कोई खड़ा होता है तो वो देखते हैं, सुपरवाइजर जो है देखते रहते हैं वो हमेशा। तो मैं 5-6 लोगों को लेके गई। फिर मैंने बोला मुझे अंदर जाना है सैलरी लेने के लिए। वो देख रहे थे, उन्होंने बोला गार्ड को क्या आने दो, अकेली को आने दो। फिर उन्होंने मेरी सैलरी तो दे दी, फिर बोले कि आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। मैंने बोला रीज़न क्या है? फिर वो बोले कि नहीं आपको देना पड़ेगा, हम लोग नहीं चाहते कि आप इस कंपनी में काम करो। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद फिर लगातार मैं किसान आंदोलन में जाने लगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं पता नहीं मोटा मोटा क्यों बता रही हूँ, सच में मैं ना तो सही बताओ तरीके से मैं ना, बता नहीं पा रही। तो अच्छे से बताओ ना, मतलब आराम ना से। कल मैं एक घर में बैठी थी और ना उनके साथ बात कर रही थी मैं, मुझे कैमरा नहीं था और इतनी डीप बात चली कि वो रोने लग गए थे, मैं भी रोने लग कैमरा गई। भूल जाओ, ऐसा नहीं है, हमने कोई पता नहीं स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं स्किप कर गई, बहुत सारी स्किप तो कर फिर गई। बताओ ना, आराम से बताओ, उसको तो हम एडिट भी कर लेंगे, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। कुछ चाय कॉफी कुछ भी नहीं जूस तो नहीं मिल पाएगा पर वो तो मैं बाहर से पीलूंगी जाते टाइम। हाँ हाँ, तुम ब्रेक ले लो थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मैं ना, जैसे बाकी नहीं पूछते मीडिया वाले, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, हाँ, मेरे को भी वही फीलिंग हो रहा था कि बस मोटा मोटा सा बता रही हूँ जितना पहले भी बोल चुकी हूँ। हाँ। तो नौदीप, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे माता पिता के साथ और तुम्हारे माँ, तुम्हें दोबारा पूछना पड़ेगा। कोई नहीं। हाँ, तो नौदीप, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे माता पिता के साथ, तुम्हारे भाई बहन के साथ कैसा रहा? मतलब जैसे संगठन में थे माता पिता, तो हाँ, तो तुम बता ही रही थी कि पता ही नहीं लगा कि पापा तो हैं भी कि नहीं। तो फिर कैसे रिश्ता तो बाद में तो बना होगा, या कैसे क्या हुआ मतलब? ऐसा ही बताऊं तो पापा के साथ आज तक रिश्ता नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। उस हिसाब से रिश्ता नहीं बन पाया अभी भी। लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हम समझने लगे हैं, हमें भी लगता है कि हाँ वो बहुत परेशान हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो एक ये होती है कि भाई हम परेशानी में या कुछ भी कोई भी बात बता दें, ऐसा नहीं है। बस ठीक है वो हमारे पापा हैं, अगर काम बोल दिया हमने कर दिया, खाना दे दिया उनको, अगर कुछ बोल दिया तो वो कर दिया, बस इतना ही है, हम्म। ज़्यादा सा नहीं है। और मम्मी के साथ तो चलो होया करती, लेकिन जैसे ये नहीं होता कि आप खुले तरीके से बता पाओ कि मैं ना मम्मी आज यही सोच रही हूँ, मैं ये परेशान हूँ। ऐसा रिश्ता कभी नहीं रहा, क्योंकि आम समाज के अंदर ऐसा होता ही नहीं है कि जब आप बड़े होते हो आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है या फिर कोई भी बात है तो वो नहीं बताते हैं। और ना ही बच्चों के साथ बात करने का उनके पास टाइम होता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, घर के हालात होते हैं मज़दूरों के, ख़ास तौर पे उनको काम करना पड़ता है बहुत। मेरी मम्मी को भी खेत में काम करना पड़ता था, भैंसों को सँभालना, फिर बच्चों को सँभालना। तो इसीलिए तो माँ-पापा के साथ तो बस ये है कि उतना ही रिश्ता है जितना कि बाकी सभी ज़्यादातर रहता है। बाकी सभी लोगों का नहीं, ज़्यादातर ये होता है कि अ, जो आपको चीज़ की ज़रूरत है आपने उतना बोल दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए और मुझे ये करना है, वो करना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। या फिर ज़्यादातर माँ-बाप को बताएँगे आपको कि भई कहाँ, कब क्या कर रहे हैं, कितने बजे आपको आना है, कितने बजे जाना है, जाना भी कि नहीं जाना है, तो इतने ही रहता है। तो भाई-बहनों के साथ अगर बात की जाए तो हम 4 बहनें हैं, तो हमारे ये था कि बच्चे छोटे थे तो मम्मी अकेली काम करती थी, दादा थे नहीं, उनकी तो बहुत पहले ही डेथ हो गई थी, पापा घर पे रहते नहीं थे। तो जब मतलब 4 बहनों के बाद एक मेरे भाई मतलब ने जन्म लिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 मतलब बहुत दादी ही सँभाला करती थी पहले, जो मुझसे मेरी बड़ी बहन थी। तो जब वो बहुत छोटा था तो मतलब मेरी बहन ने उसको मारना-पीटना, बहुत छोटा-सा था। तो फिर उनको दोनों को मेरे नानी के पास भेज दिया। तो फिर हम लोग 2 ही बहनें रह गई थी, भाई बहुत छोटे थे, तो सबसे बड़ी बहन और हम ही थे, तो वो उसके साथ भी इतनी अच्छी से बॉन्डिंग नहीं थी।
फिर उसको भी कंपनी में काम करना पड़ा, फिर वो बाहर चली गई। तो ऐसा है कि फैमिली के अंदर इतना कोई ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हूँ किसी के भी। भाई के भी नहीं? एक भाई से तो मैं बात ही नहीं करती हालाँकि हमारी बनती नहीं है, क्योंकि वो घर में कोई काम नहीं करता है। हुँ। ना वो घर के मम्मी-पापा की कोई जल्दी बात सुनता है, अगर मम्मी मेरी बीमार है, वो काम कर रही है, तो उसको ये नहीं है कि मैं जल्दी उठ के काम कर लूँ। क्योंकि 4 बहनों के बाद जब कोई लड़का होता है, तो उसको बहुत लाड-प्यार दिया जाता है। तो उस इसीलिए उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें ये नहीं होती कि मैं ही करूँ, कि खाना बनाया है तो उसको बोलते हैं खाना खा लो। जब वो पबजी में लगा रहना है, मूवी देखना है, या बस यही चीज़ें हैं, रूम में पड़ा रहे। अगर कुछ बोल दो तो आगे से बोल देगा कि मुझे बोला क्यों, डरना, ये सारी चीज़ें। तो एक मेरा भाई इतना है कि उसको ने हमेशा बोला गया ये तो ऐसा है, वैसा है। तो हमेशा मेरे साथ काम भी करवाया करता है, मम्मी के साथ भी आया, यहाँ तक कि आटा गूँधना, रोटी बनाना, सफाई करना, जो मम्मी ने बोला, जो मैंने बोला सारा काम करना। बस छोटे भाई के साथ मेरी अभी भी बनती है। अभी वो मतलब जब हम लोग उधर चले गए थे, तो ऐसा था कि भई हम लोगों को बहुत मतलब पर्सनली मैं ही अपना बताऊँ, भाई-बहनों का तो वो अलग दर्द होगा कि अपने घर को, अपने गाँव को, अपने पूरे के पूरे समाज को और मतलब पंजाबी भाषा को भी छोड़ के आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जो ना तो लोग आपके जैसे दिखते कहाँ हैं। पे थे? आंध्र प्रदेश में, आंध्र में, जो हाँ। तेलंगाना में आ गया है वो अभी। हुँ। तो मतलब ऐसी जगह पे जाके इतना ज़्यादा अजीब लगता था कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ये है कि चलो भाई घर वालों से अगर नहीं बन रही तो आस-पड़ोस की कुछ लड़कियाँ हैं या दोस्त हैं उनसे बात कर लो। लेकिन वहाँ पे तो एक ऐसा है कि जेल के अंदर आप कैद हो। आप घर के अंदर ठीक है आप पंजाबी बोल रहे हो, लेकिन बाहर जाके तो आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। तो इस तरीके का था। लेकिन अगर मैं पहले की बात बताऊँ तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत चलो ठीक है कि पापा हैं बोला करते। मैं अगर पर्सनल लाइफ़ की अगर बात करूँ तो मैं कभी भी मतलब रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती थी, मुझे डर लगता था बहुत। मुझे बहुत सारे लोग बोला करते, पर मैं कभी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी कि मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा का जो स्वभाव है, पापा से मुझे डर लगता था बहुत ज़्यादा। हम लोग मेरे पापा को देखते, जब मेरे पापा घर में एंटर करते थे, कोई नहीं बोलता था कि पापा आ गए हैं। तो बहुत चुपचाप अपना-अपना काम करते रहते थे। तो उस तरीके का डर का माहौल था, पता नहीं क्या है वो मतलब पीट देना ये वो ऐसा तो हालाँकि कम था, बहुत कम मारा करते पर फिर भी ऐसा था ना। तो क्या हुआ कि मतलब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 14 की एज थी मेरी, और बहुत एक लड़का था हमारे, तो वो बहुत बोला करता मुझे, और उसने मतलब उसने ना खाना छोड़ दिया, उसका बर्थडे था, बोला कि मैं नहीं चाहता चलो रिश्ता नहीं, पर मैं चाहता हूँ मेरे बर्थडे वाले दिन तुम आओ मेरे पास, है ना, बात कर लो एक बार। मैं डरती थी, मैं कभी घर से बाहर नहीं गई। तो पहली बार ही मैंने सोचा कि चलो मुझे तो मिलना ये कहाँ चाहिए। पे था, पंजाब में ये कि हमारे तेलंगाना नहीं, में? नहीं हमारे गाँव की बात मैं कर हाँ। रही हूँ। तो ये तेलंगाना जाने से पहले की बात थी। हुँ। तो वहाँ पे मतलब पहली बार मैंने कोशिश की, और मेरे पापा हमेशा बाहर रहते थे, और जब मैं आई तो मेरे पापा, और पहली बार में ही उनको उनको पता चल गया और मुझे बहुत मारा, और मैं कभी कोई गलती नहीं की, और पहली बार ही मुझे मतलब उनको पता चल गया और बहुत मारा उन्होंने मुझे। हालाँकि ऐसी कोई गलती भी नहीं, मतलब वो मतलब लिखने का काम था उसको, और मुझे पता नहीं चला, और मेरी राइटिंग अच्छी थी, उसकी गंदी-सी राइटिंग थी। दोस्ती के ज़रिए ही थे, और मैं जो काम करते-करते मैं 4 घंटे बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला, मैं लिखती रही उसका काम। मतलब वो पटवारी का काम होता है, नाम चढ़ाने ही है वो। तो जब मैं गई मेरे पापा आए हुए थे, फिर पूछे भी कहाँ थी, ये है, वो है। हालाँकि पास ही में ही थे हम लोग। तो बस यही है कि मैं कुछ बताऊँ उससे पहले ही उन्होंने मतलब गला मतलब पकड़ लिया और अंदर ले जाकर मतलब मारने की कोशिश की। मतलब मेरी मतलब साँस रुक गई थी, आँखें मतलब ऐसा था कि बस मर जाऊँगी मैं। मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने बहुत मुश्किल से छुड़ाया, और उसके बाद फिर बस ये ऊपर से गाँव के अंदर ये चीज़ें चल रही थी। फिर उधर चले गए। फिर ये था कि घर का मेरे पापा पीटा करते मुझे। मैं ना उस टाइम पे 9th या 10th में ही थी कि भई सारा घर का काम यही करेगी, कोई घर का काम नहीं करेगा, सारा काम इसे ही करना है। मतलब मैं बहुत बीमार हो गई, मैं कुछ खाना नहीं खाती थी, कितने दिन मैं बेहोश रही इस तरीके से, और 15-20 दिन मैं स्कूल नहीं गई। मैं एक दिन खड़ी हुई, मैं कहा मैं तो जाऊँगी स्कूल, मुझे रोक के दिखाओ मैं तो जाऊँगी। लड़के मैं स्कूल की, मैंने अपने टीचर को बताया कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि तुम्हें अभी पढ़ाएँगे नहीं, और मैंने सारी बात बताई उनको। बोले कि नहीं अगर तुम्हारे पापा आए ना मैं बात करूँगा, तुम स्कूल आया करो। फिर उधर ले गए, फिर तो बस ये था कि मेरी इतनी सी गलती,
और इसलिए मुझे मतलब एडमिशन भी लेने दी जा रही। ऊपर से मेरी आर्ट्स था, पंजाबी का विषय था, बाकी सारे भाई-बहन पढ़ रहे, मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता कि सारे मेरे दुश्मन हैं। मैं बात नहीं करती थी घर में मतलब ज़्यादा किसी से। तो बस टाइम जितना काम के हिसाब से बात किया करती। हालाँकि मेरी मम्मी का इतना बुरा बिहेवियर नहीं रहा है। तो यही था कि हमारी दुकान के अंदर 7-8 लोग काम करा करते और 5-6 जने हम हुआ करते, 10-12 लोग खाना मैं अकेली बनाया करती। सुबह 4 बजे उठ जाया करती, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 बजे तक मैं पढ़ा करती। उसके बाद 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक मैं खाना बनाया करती इतने लोगों का। उसके बाद फिर 11 बजे उनको चाय देना, फिर दोपहर का ये खाना, कौन फिर सी शाम का। दुकान है? ये वहाँ आंध्र प्रदेश में ही थी। अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत काम किया करती। तो उसके बाद 3-4 साल के बाद मेरी फ़ेसबुक पे दोस्ती हुई। पीएसयू के साथी थे एक। तो मतलब वैसे फ्रेंडली बात किया करते कि मुझे मेरा मन था कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, मैं के संगठन में काम करूँ। तो वो संगठन में काम कर रहे थे, मैं हमेशा उनका काम देखती रहती थी, बात वगैरह होती रहती थी। तो फिर उनसे मेरी बात हुई तो उन लोगों ने उसने मुझे बोला कि तुम्हें बगावत करनी चाहिए, तुम्हें ओपन में पढ़ाई करनी चाहिए, तुम एडमिशन लो कैसे भी करके। फिर मैंने ओपन में +2 की उसके कहने पे। फिर मैं मतलब हमेशा किताबें तो पढ़ती थी। राजवीर जो मेरी बड़ी बहन है वो संगठन में भी काम कर रही थी, पढ़ भी रही थी। तो मैं हमेशा बहुत सारी किताबें लेके आया करती और 1 महीने के अंदर ही मैं 7-8 किताबें पढ़ दिया करती। फिर मैं उसको फ़ोन कराया करती, मैंने तो किताबें पढ़ दी। फिर वो बोलती थी इतनी जल्दी पढ़ दी, तो मैं और पढ़ा करती क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, खाना बनाया और चुपचाप पढ़ने बैठ गई, बस यही करा करती थी मैं। तो उसके बाद फिर अभी जाके ये है कि कुछ पर्सनल इतना है नहीं, रिलेशनशिप बना भी उसके साथ। फिर मैं घर वालों को मतलब पापा को छोड़ के सबको बताया भी, पता भी था। यहाँ तक की बात पहुँची कि ठीक है हम लोग मैरिज तक करेंगे, लेकिन यही है कि फ़ोन तक रिश्ता सीमित है ना। आप 6 महीने में एक बार मिल रहे हो, 15 मिनट के लिए स्टेशन पे या 5 मिनट के लिए बस स्टॉप पे, तो मतलब यही इतना ही रिश्ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार जब हम फ़ोन पे ही रिश्ते नहीं होते। जब मैं दिल्ली में जब आई यहाँ पे बीएससी में मैंने काम करने के लिए, मतलब ये सिर्फ़ मेरी स्टोरी नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों की ऐसी स्टोरी होगी। तो फिर मैं कभी गई थी, मैं अपनी बहन को बताया तो उसको पता था, तो उसका बर्थडे था तो वो बोली तुम्हें जाना चाहिए, है ना? तो मैं गई और वो संगठन के रूम में रहते हैं, बहुत सारे लोग आए थे उस दिन, कोई प्रोग्राम था और मैं रात को चढ़ी थी 11 बजे और सुबह पहुँचना था और मैं सारी रात तो मैं ट्रेन में बैठी ट्रैवल कर रही थी। तो सोना तो मुझे कहाँ ही था, मैं सो नहीं पाई। अगले दिन फिर बोला अभी मतलब महिलाओं का कोई उनका संगठन है, डीसी ऑफिस गिरा हुआ है तो उनके साथ चली जाओ। मैं चली गई। फिर बोले कि शाम के टाइम पता नहीं फिर क्या था, सारे साथी बैठे हैं चलो ग्रुप में बैठ के बात करते हैं। मैं कहा ठीक है, मैंने की। फिर बोले चलो संदीप का बर्थडे है, मूवी देखने का प्लान बनाया। फिर बोले बाहर मूवी देख के क्या करना है, प्रोजेक्टर लाते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। मैं कहा ठीक है। और बाकी सारे लोग चले गए। उसका एक दोस्त था और एक जना उनका लीडर था, वो बोला मैं प्रोजेक्टर लेने जा रहा हूँ, वो प्रोजेक्टर लेने चला गया। मैं सोई नहीं थी, रात को भी नहीं सोई, पूरा दिन भी मुझे काम में ऐसे रही और मैं सो गई और वो भी सो गया और मैंने गलती से उसके हाथ में हाथ रख लिया और सो गया मैं कैसे ही। और उसका दोस्त भी बैठा हुआ पास में, वो भी सो गया। उनका एक लीडर आया और उसने सबको फ़ोन कर दिया, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, लड़की क्यों आई, इसकी गर्लफ्रेंड तो क्यों आई, उसने सबको फ़ोन कर दिया। और सारा रात के 8-9 बजे मुझे पता ही नहीं था, वो दोनों बाहर जाके बात कर रहे। जब मुझे मेरी आँख खुली उनकी बात करते करते, तो मुझे लगा क्या हुआ, तो ऐसे 10-11 बज गए, सर्दी का टाइम था। मुझे बोले तुम चली जाओ। मैं कहा क्या हुआ, मतलब भाई अगर जाना है तो मुझे पहले दिन में बोलते, मैं चली जाती, है ना? मैं तो बात भी नहीं की मैंने तो नहीं बोला कि नहीं, ऐसे इस तरीके से उसने बोला ना कि भाई इस तरीके से ये लेटे हुए हैं, उसका दोस्त ध्यान रख रहा है ऐसे करके। मैंने कहा अगर ध्यान रखना हो तो फिर पता चल जाता ना, तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ तुम भी जानते हो ना। बोला हाँ। मैं कहा तुम्हें फिर मेरी तरफ स्टैंड करना चाहिए ना कि भाई ऐसा कुछ गलत नहीं किया ना, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। बोला नहीं तुम चली जाओ। मुझे बहुत हर्ट, मतलब मैं इतना ज़्यादा बुरा लगा ना मुझे कि मतलब इतना साल 3 साल का रिलेशनशिप है और यहाँ पे ये हो रहा है कि अब तुम चली जाओ और मैंने क्या गलती की है। तो फिर मैं बहुत रोई उस दिन, मैंने उसको बहुत मारा, मैंने कभी नहीं इतना मारा। मेरे हाथ में जो आ रहा था मैं उसको मार रही थी और वो चुपचाप बैठा सहन कर रहा था। उसका दोस्त देख रहा था कि कोई लड़की ऐसे कैसे मार सकती है। फिर मेरा ना टेंशन होती ज़्यादा, मेरा बीपी लो हो जाता है। मैंने कहा मुझे भी स्टेशन पे छोड़ के आओ, 2 बजे की ट्रेन थी। तो ठीक है छोड़ने चले गए। वहाँ पे मतलब ऐसा था कि मुझे मेरी आँखों के आगे अंधेरा आ रहा था, कुछ खाया नहीं था सारे दिन का।
तो ऊपर से बीपी लो था। मैंने कहा तुम ना एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं मेडिसिन वगैरह लेके ना मैं चली जाऊँगी। बोला नहीं मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, लोग क्या सोचेंगे, कौन है, किसके साथ है, रात का टाइम। मैं कहा मैं मुझे लगता है फ़िलहाल तुम्हें मेरी ये स्थिति कौन सा देखनी साल चाहिए। की बात है ये? ये 2 साल पहले की बात है ये। और ये चंडीगढ़ की बात है? नहीं, अच्छा। मैं इस घटना का हाँ नाम छोड़ो। लेना क्या ही लेना ना। हाँ छोड़ो छोड़ो। हाँ तो फिर ये था कि मैं क्या, अगर जो इंसान डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं फिर ना उसका दोस्त आया, बोला कि मतलब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सुबह ही चली जाएगी, कोई कोई नहीं देख रहा है वहाँ पे कौन है कौन नहीं है, उनको बोल दो कि चली गई है, फिर ज़रूरी नहीं बताना कुछ भी, सुबह वाली ट्रेन पे चली जाएगी। फिर उसका दोस्त बोला कि चलो हम चलते हैं, तुम रेस्ट कर लो, है ना। रास्ते में मुझे चक्कर आ रहे हैं और वो मुझसे इतनी दूर चल रहा है, उसने मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा ना, या कि भई मैं बीमार हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि मतलब तुम्हें देखना चाहिए ना, कोई मेडिसिन वगैरह तो ला के देनी चाहिए, कुछ नहीं हुआ ना। फिर हम पंजाब में ऐसा होता है कि जो घर होते हैं ना, चाहे शहर के अंदर भी है, तो उसके बाहर एक स्पेस होती है, उसके बाद गेट लगा होता है, फिर उसके बाद आगे रूम होते हैं। तो उन्होंने मुझे बाहर सुला दिया, खुद अंदर जाके लेट गए और मैं उसको फ़ोन कर रही यार कम से कम आके बैठ तो जाओ पास में। फिर बोल रहे नहीं, नहीं मैं आ नहीं सकता तुम्हारे पास, बाहर भी नहीं, आके 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि फिर पता चल गया ना कि भई उसके पास बैठा था तो पता नहीं क्या बोलेंगे संगठन वाले लोग। फिर उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने तो काफ़ी दिन मैंने बात नहीं की, मैं कहा मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। फिर फिर मैं मतलब बात ही नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो एक जैसे लड़कियों का भी ऐसा होता है कि हम लोग बेंड हो जाते हैं किसी न किसी से। जब हमें कोई परेशानी होती है या फिर एक आदत बन जाती है किसी की फ़ोन पे बात करना ही, है ना? अगर परेशान हो रही तो मैं उसको फ़ोन पे बात करूँ, बताऊँ, है ना? तो उसके कुछ बाद फ़ोन भी आए ना, उसने कोशिश भी की बात करने की, तो मैंने कहा कि मैं बात नहीं करूँगी, है ना? तो पहली बार मैं कभी किसी को कभी नहीं कुछ बताती कि भई मैं कुछ ऐसी भी दुखी भी हूँ इस मामले को लेकर। और पहली बार मैं बहुत रोई और इतना तेज़-तेज़ रो रही थी, मेरी बहन थी और कुछ लोग सारे साथी चले गए कि तुम बात कर लो, पता नहीं क्या बात है। और मैं बहुत रोई उस दिन। तो मतलब हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाता है और वो एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को कि मतलब वो मेरा पार्टनर है, अगर उसने बोल दिया कुछ तो उसको मानना है, अगर नहीं मानेगी तो ऐसा है कि भई रिश्ता ही कैसा है। तो मतलब मैं भी ऐसा ही करा करती। और 3 साल के अंदर ऐसा ही था। फिर मेरे कुछ साथी बीएसएम के अंदर थे, उन्होंने बताया कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रिश्ता है नहीं, ये तो एक मतलब मशीनें नहीं होती कि भई हाँ, जब ज़रूरत महसूस हुई तो फ़ोन पे बात कर लो, नहीं अपने काम करते रहो, तो ये रिश्ता ठीक नहीं है। फिर मेरे मन में हुआ कि सच्ची में ठीक नहीं, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा कि मैं किसी और लड़के के बारे में सोचूँ या किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचूँ। मतलब यहाँ तक कि मुझे कोई सुंदर भी लगता है, मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेती कि मैं धोखा कर रही हूँ उसके साथ, मेरा ऐसा था। मतलब ऐसी मानसिकता थी। फिर मतलब जब उन्होंने लगातार मेरे साथ बात करनी शुरू की, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि रिश्ता ऐसा होता है ना, जब आपको फ़ील हो रहा है कि आप बिल्कुल बहुत कमज़ोर पड़ रहे, तो जो फ़ोन पे बात होती है वो फ़ेस टू फ़ेस होनी चाहिए, है ना? कई बार आप बिना बात किए भी बहुत सारी चीज़ें बंदे की समझते हो, है ना? तो फिर मुझे फ़ील होने लगा, तो फिर मैंने छोड़ा, बात करना कम किया मैंने। फिर ये हुआ कि मैंने कहा मैं तो ब्रेकअप चाहती हूँ, मैं नहीं आगे कंटिन्यू करना चाहती। हालाँकि मेरा भी नहीं था, चाहे वो कुछ बोल रहे हैं पर नहीं एग्री होता इंसान जल्दी। तो उस टाइम पे भी उसको ये नहीं फ़ोन पे ही मनाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा भी नहीं बंदा आके मना के देख ले ना, चलो मैं कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने छोड़ दी बात करनी, तो फिर मैं ये हुआ कि भई जो तुम यहाँ आ ही नहीं सकते तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा? फिर वो आ गया, चलो टाइम निकाल के चलो मैं आ ही जाता हूँ, ऐसा करके मुझे घर पे जाना था। मैं कहा अगर तुम घर पे मुझे छोड़ के भी आओगे और बात भी करने आओगे फिर मैं बात करूँगी। मैंने बात कर दी। पता नहीं कैसे डेट दे के 2-3 महीने के बाद चलो डेट आ गई, वो आ गया बंदा। फिर मेरी बहन के पास बैठ के काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई, बोला ठीक है, अगर वो ये मुझसे दूर रह के इस मतलब आगे बढ़ सकती है तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन कभी भी इसको ऐसा लगे कि मतलब मुझे फिर से रिलेशनशिप में जाना है तो मैं हमेशा मतलब इसके लिए हूँ। मैंने कभी और लड़की के लिए सोचा नहीं और मुझे इसी से शादी करनी है, आगे भी मुझे ऐसे इसके साथ रहना है। तो मैंने मना कर दिया, तो फिर ठीक है, मेरी बहन के सामने ब्रेकअप हुआ, चलो ठीक है, चले गए वापस। तो उसके बाद फिर से वही 6 महीने के अंदर-अंदर फिर से मेरी बात शुरू हुई उससे फ़ोन पे ही। फिर क्या हुआ कि जब वो आया ना एक बार दोबारा, तो मुझे घर जाना था,
तो दरअसल मैं बात करते-करते फिर तैयार होने में 5-6 मिनट लेट हो गया। जब हम लोग निकले और न्यू दिल्ली से ट्रेन थी और 5 मिनट पे लेट ट्रेन छूट गई और उसने मुझे इतना डाँटा, "एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया, ऊपर से ट्रेन चली गई, मेरा काम कौन देखेगा? इतना काम है, तो तुमने लेट करवा दी, ये वो मुझे स्टेशन पे डाँट रहा।" मतलब इतना मुझे लगा कि नहीं यार, ये ठीक ही नहीं है। हालाँकि उसने बहुत साथ दिया, इतना अच्छा बंदा, बहुत अच्छा बंदा है कि मतलब मैं नहीं बता सकती, है ना? पर ये है कि रिलेशनशिप के लिए वो बंदा ठीक नहीं है, मुझे लगता है किसी लड़की के लिए ठीक नहीं है वो तो। तो फिर मैंने उसके बाद जब यहाँ पे मैं आई हूँ तो किसान आंदोलन के दौरान तो ब्रेकअप तो हो ही गया था हमारा, पर उसने दोबारा ट्राई किया। किसान आंदोलन में आके फिर बात करने की कोशिश की, तो फिर ये है, अभी एज़ संगठन के कोई डिस्कशन करने के लिए 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ठीक है, किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन अब ऐसा कुछ था नहीं, रिलेशनशिप नहीं था। तो उसको ऐसा है कि अभी भी मतलब 1-2 बातें हैं भूल गई कर, है ना? ये था कि मैं ना बीएससी में मैंने काम शुरू कर दिया, वो और संगठन में थे। तो उसका मानना था कि अगर तुम चाहती हो ना कि भई मैं तुमसे मिलूँ, मैं तुम्हें टाइम दूँ, तो तुम दिल्ली में मत रहो, है ना? तुम यहाँ पे आ जाओ पंजाब में किसी भी संगठन में काम कर लो, पर तुम दिल्ली में मत रहो। मैंने कहा कि भई मेरी मर्ज़ी है, मुझे यहाँ पे काम पसंद आया तो मैं यहाँ पे करूँगी, तुम थोड़ी डिसाइड कर सकते हो। मैं क्या, अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि तुम पीएसयू के थे वो, पीएसयू का काम छोड़ के मेरे साथ काम करो, तो फिर वो बोला कि मैं छोड़ नहीं सकता, फिर मैं कहा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं एक लड़की हूँ इसलिए छोड़ दूँगी। तो मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि संगठनों के अंदर भी जब मान लो एक लड़की आगे बढ़ रही होती है, लड़का आगे बढ़ रहा होता है, उनका रिलेशनशिप बन जाता है, वो शादी कर लेते हैं, मतलब पार्टनर बन जाते हैं, तो एक टाइम पे आके बिल्कुल वो उसी चीज़ में चले जाते हैं जिसके जो आम समाज में चल रहा है। लड़की को उसका ख्याल रखना है, वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके लिए उसको कपड़े तैयार करके देने हैं, खाना बना के देना है, सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो उसको मार भी रहा है, अगर वो उसको डाँट भी रहा है, तो वो उसका हक है, क्योंकि वो उसका पार्टनर है, वो एक मर्द है। अगर हम लोग संगठन में भी बात करें, इस संगठन में भी मैंने ऐसा देखा है कि एक लड़की एकदम से लीडरशिप के अंदर आई, वो रिलेशनशिप में चली गई, फिर उसके बाद शादी हो गई, वो लड़की घर पे बैठी है और वो लड़का संगठन में आज भी काम कर रहा है। तो ये चीज़ें थी और उनके संगठन के अंदर ऐसी बहुत सारी उदाहरणें मैंने देखी और मुझे ठीक नहीं लगा और मैं आज मतलब नहीं, मैं कोई किसी रिलेशनशिप में हूँ। पर ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ़ मतलब बात कर लेने से ही आपकी चीज़ें पूरी हो गई हैं। मुझे लगता है कि आप अलग-अलग आपके ड्रीम होते हैं। बहुत सारे मैंने आप गानों में देखे हैं, फ़िल्मों में ये देखा है, जहाँ हम सुना है कि भई जो लड़की का ड्रीम है, जो लड़के का ड्रीम है, उसका पार्टनर बोलेगा कि मैं मेरा ड्रीम भी यही है कि मुझे इसका ड्रीम पूरा करना है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा मन है कि मैं संगठन में या महिलाओं का संगठन बनाए काम करना चाहती हूँ, अगर मैं कहीं भी काम करना चाहती हूँ या वो कहीं काम करना चाहता है, तो हमें इज़्ज़त करनी चाहिए उनकी। और ठीक है, अगर उसको कभी परेशानी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। तो हमें कदर करनी चाहिए। रिश्ते के अंदर एक आज़ादी आनी चाहिए, ना कि उसको बंदिश में रखना चाहिए। अगर मतलब मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर गई थी पटियाला के अंदर, तो वहाँ पे अ, बात थी हॉस्टल के पिछले ही थोड़े दिन पहले ही। उसमें ये था कि जो हॉस्टल का टाइमिंग था ना लड़कियों का 8 घंटे, मतलब सॉरी 8 बजे बंद कर दिया जाता, 8 बजे के बाद कोई लड़की बाहर नहीं आ सकती थी। तो वहाँ पे लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया। तो गेट-वूट तोड़े गए, एफआईआर हुई लोगों के ऊपर और अभी भी राजवीर के ऊपर एफआईआर चल रही है, जो मेरी बड़ी बहन है। तो मतलब आज ना खुला है, मतलब लड़कियाँ आ जा सकती हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकती हैं कि भई फ़ीस बराबर दे रहे हो, है ना, दोनों जने, लड़की भी लड़का भी, लेकिन लड़का पूरी रात भी पढ़ सकता है, लड़की सिर्फ़ दिन-दिन में पढ़ सकती है। तो उनका पर्पज़ ये था कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसके अंदर जो नई एडमिशन है ना लड़के और लड़कियों की, उनको बताया जाए कि आपको जो लग रहा है ना यहाँ पे आज़ादी मिल रही है, आप अपने पार्टनर के साथ रात को बैठ के बात कर रहे हो या फिर आप साथ में पढ़ रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं मिला, बहुत स्ट्रगल करके मिला है, बहुत संघर्ष किया है। तो मुझे बुलाया गया इस प्रोग्राम के अंदर। तो मतलब मैंने देखा कि बहुत कम लोग, मुश्किल से 20-30 लोग खड़े सुन रहे हैं, बाकी सभी लोग इधर-उधर जा रहे हैं, हाथ में हाथ पकड़े लड़के। मैं गलत नहीं मान रही इसको कि भई गलत है, मतलब इश्यू क्या है ना? आपको आज़ादी मिली है, वो किस लिए मिली है, आप वो नहीं जानना चाहते, आप आज़ाद हो। फिर मेरी आँखों में बहुत पानी आया और मैं रोई भी उस दिन। मैं कहा मुझे बहुत दुःख हुआ। हम जिन लोगों से उम्मीद करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हम बोलते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बैठे हैं, है ना?
उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा समझदार हो, आप लोग समझाओगे लोगों को, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि आप चाहते हो कि मेरी पार्टनर मेरे साथ सारी रात बैठे, पर आप कभी नहीं चाहते कि मेरी बहन रात को बाहर जाए, है ना? आप ठीक है, आप यहाँ पे आज़ाद हो, यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हो, ज़्यादातर गाँव के लोग हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आप सारा कुछ है ना, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ कहीं भी जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो। आप कितना टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर रहोगे? कितने साल रह सकते हो? 5 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद आप कहाँ जाओगे? आपको अगर इतना ही प्यार है अपने पार्टनर से, आपकी जो महिला साथी है, तो आपको तो ऐसा होना चाहिए ना कि हमें संघर्ष करना है कि वो बाहर भी आज़ाद रहे। सिर्फ़ आप यूनिवर्सिटी के अंदर हाथ पकड़ के ठीक है घूम लोगे, उसके बाद क्या? उसे घर के अंदर जाने के बाद क्या? शादी के बाद क्या? उसे घरवाले भी रोकेंगे, कितने बैरिकेड खड़े कर दिए जाएँगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने बहुत बोला कि भई आज मेरा बहुत मन करता है कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ूँ और भई मैं भी इस तरीके से मतलब तुम लोगों के जैसे डिस्कशन करूँ, बातें करूँ, पर मुझे नहीं मौका मिला, है ना? आज मैं जहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे भाषण दे रही हूँ, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा यहाँ पे आके और मुझे लगा कि आप लोग सुनोगे और मुझे कुछ बताओगे। मतलब अ, सिर्फ़ मैं ये बोलना चाहती हूँ जिस स्पेस के अंदर हम मानते हैं ना कि लड़कियों को बहुत आज़ादी है या फिर या वहाँ पे छोटी-छोटी बात के ऊपर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है बहुत लंबी। मान लो कि एक लड़के ने ज़बरदस्ती लड़की का हाथ पकड़ लिया तो इतनी लंबी डिस्कशन होगी, इतनी लंबी लंबी डिबेट हो जाएगी कि भई ये गलत है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रूम के अंदर वही चीज़ चल रही है ना? कि लड़की का ज़बरदस्ती लड़के के साथ ज़बरदस्ती करना वो यही यही होना चाहिए, लड़की इसको एन्जॉय कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर मुझे हमेशा ये रहता है कि इसके ऊपर सवाल खड़े किए जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी और कहीं भी आप काम कर रहे हो, ख़ास तौर पे मैंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके ये बोला कि जो बेटा आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर कर रहे हो, एक कमरे के अंदर कर रहे हो, जब तक आपकी डिबेट ना गाँव के अंदर नहीं जाएगी, खेत के अंदर नहीं जाएगी, जब तक आपकी डिबेट है कि भई कंपनी के अंदर नहीं जाती या फिर जो महिलाएँ चूल्हे के अंदर काम कर रही हैं, वहाँ तक नहीं जाती, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी कल को जाके उसी 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 ढांचे का हिस्सा हो। तो यही है कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम जिनसे उम्मीद करते हैं वो भी कहीं न कहीं हमें जाके दबा रहे हैं और लीडरशिप में आ रही महिला को पसंद किया जाता है ज़्यादातर जो लेफ्ट के मैं देखूँ तो और भी कहीं कि जो आज की जो स्थिति है उसके अंदर ये है कि जो लड़की बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे तरीके से बात रखती है, हर जगह वो खड़ी होती है और भई वो मतलब जॉब भी कर रही है और भई ठीक है, पढ़ी-लिखी है, सही है। और आपने उसको के लिए किस लिए पसंद किया था? क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोल रही है, हर इंसान को मिल रही है, हर सवाल का वो जवाब देती है इसलिए आपने पसंद किया। शादी के बाद आपने उसको बोल दिया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, उसको नहीं मिलोगे, इसको नहीं मिलोगे। तो ये क्या है? इससे अच्छा है कि आप भई मत जाओ रिलेशनशिप के अंदर। तुम्हारा यहाँ पे अरेस्ट हुआ था, है ना? और मतलब वो किस चार्ज पे हुआ था और क्या रहा, मतलब अंदर जेल में कितने दिन थे और क्या हुआ मतलब? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ देखा हम लोगों ने, कितना ज़्यादा मतलब आप आराम से किसी के साथ कुछ भी कर रहे हो तो बहुत बुरा लगता था। तो चलो ये था कि किसान आंदोलन भी है तो हम लोग सपोर्ट भी कर रहे थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो उसी टाइम जब गिरफ्तार हमें किया है, तो उससे पहले की अगर बात करूँ क्यों लगाए गए चार्जेस तो ये था कि किसान मज़दूर एकता की बात करना और उसको ज़मीनी स्तर पे लागू करना। ये तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, इतना खतरनाक बात है कि पूरा ही स्टेट हिल सकते हैं इससे, कि अगर कुंडली में हो गया तो बाकी मज़दूर भी देखेंगे और आएँगे। तो और एक ही बार में और क्योंकि ज़्यादातर अगर बात करें तो खेत मज़दूर ही साथ देंगे, फैक्ट्री मज़दूर जिनका कुछ लेना-देना ही नहीं है ज़्यादा, वो कैसे मतलब आएँगे उनको ऐसा लगा। तो फैक्ट्री मज़दूरों का 1500 2000 की संख्या में हड़ताल करके किसान आंदोलन के अंदर भाग लेना, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं था और साथ ही में हम लोग एक वो लिख रहे हैं कि भई कंप्लेन लिख रहे थे, वहीं टेंट लगा के कि अगर किसी का मतलब वेतन नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए, हम लोग कितना ही मज़दूरों को बोल देंगे कि भई आओ आप किसान आंदोलन का साथ दो, इसके अंदर एक कानून आपके खिलाफ भी है। लोग फिर भी नहीं उस तरीके से आ पाते क्योंकि लोगों की अपनी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अगर वो 2-3 दिन लगातार बैठेंगे तो उनका घर नहीं चल पाएगा। तो हमें लगा साथ ही साथ मज़दूरों की
दिक्कतें भी हमें सॉल्व करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हमारे पास यही था आया कि ज़्यादातर लोगों की लॉकडाउन के अंदर सैलरी नहीं मिली थी। उनसे काम करवाने के बाद दिया नहीं, कुछ दिया। तो इसलिए हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगा लिया, तो कंप्लेन लिखने लगे हम लोग। पहले तो शुरू-शुरू में तो लोग मज़दूर हँसने लगा करते, जब घंटों-घंटे खड़ा रहा करते शाम को कि ये लोग मतलब किस तरीके से दिलाएँगे? ये मतलब सरकार की तरफ से हैं, वकील हैं, क्या हैं? शुरू-शुरू में 3-4 दिन तो हम लोग खाली बैठे रहे हैं, पर फिर भी हम लोगों ने लगा कोई तो आएगा। फिर 1-2 दिन ऐसा हुआ कि 2-3 दिन बंदा लगातार खड़ा रहा। फिर उसने पूछ ही लिया, "कैसे दिलाओगे आप?" हमने बोला कि और भी लोग आएँगे तो हम लोग इकट्ठा होकर कंपनी सामने जाएँगे, भई दो पैसे नहीं दोगे तो हम लोग धरना करेंगे। तो बोला ऐसे मिल जाएँगे? हमने बोला कि कोशिश करेंगे, आप बता दो किस कंपनी में है। तो उसने पहली बार कंप्लेन लिखाई, फिर धीरे-धीरे लोग आते गए, हमारे पास कंप्लेंट्स बढ़ती गई। तो हम लोगों ने क्या किया कि जब कंप्लेंट्स बहुत हो गई, अभी हम करें क्या? क्योंकि ज़्यादा कुछ हम लोग बहुत बड़ा प्लान नहीं किया था। ये था कि एक बार लिखो तो सही कंप्लेंट, फिर हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट वगैरह का। फिर हमने सोचा कि जो कुछ 10-20 कंप्लेंट्स हैं, उन सभी लोगों को फ़ोन किया, उनको बुलाया, फिर लगातार हर संडे मीटिंग हुआ करती। फिर उनको बोला कि हम कोई दिन रखेंगे, उस दिन सभी लोगों को रहना है। और जैसे मान लो 30 लोग हैं, कुछ लोग हम हो जाते 10 लोग तो 50 40-50 लोग हो जाते कि इतने लोग मान लो 30 की कंपनियों में जाना है, तो एक ही दिन 30 कंपनी में जा नहीं सकते, कम से कम 5-6 में जा सकते हैं। तो वो आया करते, जो पहले पहले रास्ते में कंपनी आया करती जिस मज़दूर की, उस जगह हम रुका करते, प्रोटेस्ट किया करते और प्रोटेस्ट करके हम लोग मतलब कभी आधा घंटा लगता, कभी 15 मिनट में मिल जाते थे, ऐसे करके हम लोग लगातार करते रहे। तो उसके बीच में क्या होता है कि वहाँ पे प्राइवेट गुंडों की टीम है, क्विक रिस्पॉन्स टीम के नाम की क्यूआरटी। तो किसान आंदोलन से पहले मान लो हम लोग सड़क पे खड़े होके अगर पर्चा भी बाँटेंगे ना, तो भी अटैक करने के लिए आ जाते थे वो। लेकिन किसान आंदोलन में हमें इतनी हिम्मत मिली कि चलो, जिस तरीके से किसान बैठे हैं, अभी तो इतना इनका हमला करना आसान नहीं है। तो हम लोग जाते रहे और वो आया करते लाठियाँ ले लेके कि चलो, चलो यहाँ से एकदम से मारने के लिए। तो हम लोग लड़ा करते बहुत। 1-2 बार उन्होंने फायरिंग भी की और उस दिन हम लोगों ने मज़दूर महिलाओं के हाथ में भी लाठियाँ थी और बड़े-बड़े गाउंडरों को हमने पीट-पीट के भगाया है, बहुत बुरे तरीके से पीटे हैं। तो ये था कि पुलिस का काम तो बात का रह गया। जब गुंडे नहीं सँभाल पाए हम लोगों को, तो फिर ये रहा कि अभी जब गुंडे वीक पड़ गए, तो पुलिस का काम लिया उन्होंने। फिर 12 जनवरी वाले दिन भी ऐसा ही हुआ कि उससे पहले भी 1-2 बार पुलिस से हाथापाई हुई है। पुलिस ने ये बोला कि आप थाने चलो, पैसे आप यहाँ नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने बोला है कि अगर काम कंपनी में किया, थाने में क्यों जाएँगे? कंपनी पैसे देगी। तो ऐसे ही फिर कई बार हाथापाई हुई भी है, वो हमें ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश भी करते रहे हैं। जब उन्होंने मतलब गुंडों ने फायरिंग वगैरह की, हमने उन्हें कंप्लेन लगाने की कोशिश भी की, तो वो बोले कि हम नहीं करेंगे। हमने एसपी को लेटर लिखा, कोई वो तक उसका जवाब नहीं आया, उसकी मेल भेजी थी। तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हम लोग तैयारी करके एक दिन फिर गए। तो उस दिन 12 जनवरी का दिन था, तो उस दिन हम लोग एक कंपनी में, तो उसने बोल दिया कि हम शाम तक दे देंगे और आप आगे से मत आइए कि हम दे देंगे, आगे से रोकेंगे नहीं। फिर अगली कंपनी में आधा घंटा लगा, तो प्रोटेस्ट हम लोग किया, वहाँ पे मैं भाषण दे रही थी, उसके बाद एक और जना देने लग गया। तो गुंडे आके खड़े हो गए साइड पे, मैंने वो पहले ही पीट-पीट के गए थे, पीट के अब भी भगाएँगे अगर तुम लोग कुछ करोगे। तो वो मैं गुंडों को बोल रही थी, लेकिन अभी जिस टाइम पे मैं अरेस्ट हुई हूँ, तो वो वीडियो उन्होंने कोर्ट में पेश की कि ये हमें बोल रही है। तो हमारा मतलब सवाल उन्होंने एडिट किया हाँ, वीडियो। कि अगर हमने पुलिस को पहले पीटा होता, पहले पुलिस ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? हमने गुंडों को पीटा है, हम लोग बोलते हैं हमारे पास प्रूफ़ है, सारे वीडियोज़ हमारे पास हैं, हमने उनको बोला है। मैंने बोला भी है कि हाँ, पहले ही पीट-पीट के गए, अब फिर पीट के भगाएँगे और वीडियोज़ के अंदर वो दिख रहे हैं सामने खड़े। उसके बाद फिर पुलिस आ जाती है, पुलिस बोलती है चलो थाने चलो, क्या बवाल मचा रखा है। हमने बोला कि हमें कोई शौक तो है नहीं यहाँ बैठने का, सभी के काम है, सारे मज़दूर हैं, छुट्टी की है उन्होंने, आप सैलरी दिला दो, हम चले जाएँगे। तो बोले कि अच्छा तुम लोग अभी मतलब थाने काम तुम लोग सँभालोगे अभी? हमने बोला कि जब थाना काम नहीं करेगा तो हमारे पास क्या रास्ता है? और ये भी संवैधानिक राइट है हमारा। तो फिर ये है कि ज़बरदस्ती होने लगी, फिर खींच-खींच के लेके जाने की उन्होंने कोशिश की, मतलब झगड़ा-वगड़ा होने लग गया कि बिना
फीमेल कांस्टेबल्स के, मतलब आप उसके बाल पकड़ के, आप कपड़े खींच-खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। तो जिन मज़दूरों के लिए हम एक मतलब अच्छे लोग हैं, मान लो जिनका चूल्हा नहीं चल रहा था, मकान मालिक उनका सामान बाहर फेंक रहा था, उनके बच्चे भूखे रो रहे थे, उनका घर का चूल्हा चला हमारी वजह से। उनको लगा कि इन्होंने चलो आगे खड़े होके कोशिश की है। तो वो लोग कभी नहीं मतलब सहन कर सकते कि इस तरीके से हमारी दीदी को कोई ऐसा कर रहा है और हमारे साथियों को। तो उन लोगों के पास लाठियाँ थी तो उन्होंने पुलिस पे अटैक किया। मतलब प्रतिरोध ही किया अपने बचाव, यही बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बहुत गुस्से में थे, कोशिश भी किया कि चलो भई चलो रुक जाओ, पर वही लोग नहीं सुन रहे थे क्योंकि लगातार लोगों को दबाया जा रहा है। पुलिस भी पीट रही है, कंपनी मालिक भी पीट रहा है, मकान मालिक भी पीट रहा है, ठेकेदार भी गालियाँ दे रहा है और एफआईआर पुलिस लिख नहीं रही, लेबर कोड वो जा नहीं सकते और अगर हम खुद जा रहे हैं तो पुलिस आके धमकी दे रही है और खींच के थाने लेके जा रही है, तो लोग क्या करेंगे? तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे फिर उन्होंने बहुत फायरिंग की, पुलिस ने बहुत ज़्यादा फायरिंग की। तो फिर वहाँ पे सारे लोग भाग गए वहाँ से। तो वहाँ पे मेरी अरेस्टिंग हो गई, मतलब मुझे जब पकड़ा तो मतलब वो चीज़ मतलब वैसे ही बताना और उस चीज़ को अच्छे से बयान करना बहुत मुश्किल है, जो मैंने फ़ील किया। मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा होगा, ना ही मुझे मैंने सोचा था कुछ भी दिमाग में। तो एकदम से मुझे पकड़ा उन्होंने, गाड़ी लेके आए बहुत तेज़, बाकी लोगों को भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग गए। तो फिर जब मैं बोली, ये बोल रहे कि यही है मेन लीडर गंदी गालियाँ देख के, इसी को पकड़ो फिर सारे के सारे आएँगे। फिर क्या हुआ कि मैं छूटने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया कि छूट जाऊँ, पर मैं यही है कि जितना मर्ज़ी बोल दे लड़का-लड़की है ना, पर फिर भी कहीं न कहीं 6-7 बंदों के सामने एक महिला वीक पड़ जाती है, चाहे मानसिक तौर पे आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। फिर उन्होंने जब मैं गिर गई तो उन्होंने कोई लात से मार रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई कैसे मार रहा है, इतने ब्रूटल तरीके से पीटा। फिर उसके बाद उठा के गाड़ी में मतलब रख लिया। फिर गाड़ी के अंदर पीटते हुए ले गए कि भई चलो इसको छुड़ाने तो आएँगी, इसके ज़रिए सबका पता चल जाए कौन कहाँ रहता है। तो कंपनी के पीछे जाके पीट रहे हैं, कंपनी के पीछे मतलब खुली जगह पे ले जाके पीट रहे हैं। फिर थाने के अंदर ले जाके एसएचओ खुद मतलब हाथ पे हाथ रख खड़ा है, बोला है कि जितना मन करता है पीटो इसको और जितने नाम थे सभी के नाम पता करो और कैसे बना है, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ पता करो इसका। और मतलब एफआईआर आप दर्ज नहीं कर रहे हो, पहले ही आप पीट रहे हो और ऊपर से महिलाओं के खास तौर पे प्राइवेट पार्ट को निशाना बनाया जाता है कि वहाँ मारो इसके, और ऊपर से मानसिक तौर पे इतनी गंदी गालियाँ दी जाती हैं कि भई आप शारीरिक तौर पे तो आप झेल लोगे लेकिन मानसिक तौर पे बंदा टूट जाता है। तो मतलब मुझे मतलब मेरी ना बहुत मतलब शौक है मेरा, मैं ये नहीं बोलती कि चलो सभी को हो सकता है ना, कि मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं लगाती भी हूँ और मैं कभी-कभार बिंदी भी लगा लिया करती हूँ। उस दिन मेरी बहुत बारीक ब्लैक कलर की बिंदी लगी थी, तो मुझे बोले तेरी शादी हो रही है? मैं कहा नहीं। फिर बोला कि तू वो ये बिंदी क्यों लगा रही है? तो लिपस्टिक किसने बोला लगाने को? मैं कुछ नहीं बोली, बोला तू तो रांड है, तू मतलब ये थोड़ी है कि तू मतलब यहाँ पे आके लीडर बनती है। मतलब ऐसी-ऐसी भाषा थी कि मैं नहीं बता सकती, इस तरीके से उन्होंने बोला। पर कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग कुछ मतलब आगे कर पाएँ क्योंकि सारी सारी व्यवस्था ही ऐसी है। तो बहुत पीटते रहे। फिर ये हुआ कि कुछ लोग फिर वही साथी हमारे बाकी और के कुछ लोगों के साथ मतलब प्रोटेस्ट करते हुए मतलब नारे लगाते हुए थाने के सामने आए कि रिहा करो। मुझे पीट-पीट के बोले नाम बता, नाम बता। मैं कही मुझे नहीं पता, मैं तो अभी नई आई हूँ, मुझे किस-किस के नाम पता है। तो फिर मैंने कहा जो बाहर आए उनमें से होंगे देख लो आप। फिर वो बोले कि जितने भी सबको पकड़ो, एक बंदा भी नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ लो और 1-2 लड़के ज़रूर पकड़ने ताकि सारा गुस्सा उस पे निकाल सके, ज निकाल दें जितना हो सकता है, उसको पीटना है। अगर उस दिन कोई भी और पकड़ा रहता मुझे लगता है कि उसके सारे के सारी हड्डियाँ तोड़ देते, इस तरीके से वो गुस्से के अंदर थे कि पुलिस वाले के सामने आप रोब से बोल नहीं सकते हैं, आप एकदम से सवाल का जवाब उल्टा नहीं दे सकते और पुलिस वालों के ऊपर 2-4 लाठियाँ पड़ गई और उनकी पूरा ईगो को हर्ट हुआ। ऊपर से वो समंती लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, है ना? तो उनको बहुत हर्ट हुई ये चीज़। तो फिर उसके बाद उनको पकड़ने की कोशिश की तो वो पीछे हो गए, भाग गए वहाँ से। फिर उन्होंने क्या किया कि कहीं किसान ही ना आ जाए क्योंकि कुंडली का थाना बिल्कुल किसान वहाँ जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे है। तो इन्होंने क्या किया कि गाड़ी में डाला और पीछे के रास्ते से खेतों में से लेके गए मुझे। तो क्योंकि बालगढ़ तक तो किसान ही किसान थे, तो सोनीपत के अंदर ले गए। फिर बोले कि साइन कर अब तू।
तो मैंने पहले कुछ साथियों से सुना था कि भाई मान लो आपको पुलिस पकड़ती है तो कभी भी साइन नहीं करने होते खाली पेपर पे। इनका क्या पता कि सारी ज़िंदगी के लिए जेल के अंदर बंद कर दे, क्या पता क्या बोल दे कि हाँ इसने ये किया, किसी ने कबूल कर लिया। तो मैंने कहा मैं साइन नहीं करूँगी। तो कुछ-कुछ के ऊपर पेपरों के ऊपर इन्होंने लिखवा लिया, कुछ खाली थे, इतने ज़्यादा पेपर थे कि बोले लिखती जा चल, चल साइन कर। मैंने कहा मैं करूँगी नहीं। तो क्या करते हैं फिर वो मतलब पुलिस वालों को यही रहता है कि बंदे को उल्टा करके उसके हाथ पीछे से पकड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। बोले कि बता करेगी कि नहीं करेगी? फिर उस मेरा एक हाथ निकाला, उसने पेन दिया, मेरे बाल खींचे कि बोले चल साइन कर। तो जब अब पहले बुटाना रेप केस की अगर बात करूँ तो वही पुलिस वाले थे जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ कितने दिन रेप किया 12 पुलिस वालों ने। तो मैं कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं तो फिर मैंने साइन कर दिए। मतलब उस दिन तो सच में ऐसा था कि भई आपके अंदर इतनी आग लगती है कि आप मार दो ऐसे लोगों को तो। मतलब पर आपके पास बचता क्या है कि आपको बिना किसी गलती के इस तरीके से जानबूझ के मारा जा रहा है, ऊपर से ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं, कुछ भी आपका मन करेगा आप डाल दोगे, वो तो आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा-सा किसी के खिलाफ बोल भी दिया तो आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा, तो ये कोई इंसाफ़ नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, मुझे चलना भी बहुत मुश्किल हुआ था। मेरी एक टाँग तो बिल्कुल ऐसा था कि टूट रही हो जैसे, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पीटा गया था। तो फिर हॉस्पिटल में तो लेके गए, बहुत मुश्किल चल पाए थे। तो बाकी पुलिस वाले बोल रहे, "ना, ना, ये चल पा रही है, अच्छे तरीके से पीटा नहीं है, और ज़्यादा पीटना चाहिए था।" अभी ये चल नहीं सकती थी, मतलब इसको तो मतलब इस तरीके सा ऐसा था कि भई हाथ भी ना उठाए। तुम लोगों ने अच्छे से खातिरदारी नहीं की। बोले, "नहीं जी, पीछे से फ़ोन-फ़ान आ रहे हैं, बस जितना हो पाया उतना कर दिया।" इस तरीके से बातें कर रहे हैं वो। फिर हॉस्पिटल में लेके जाके मतलब मुझे तो ना तो डॉक्टर ने देखा, ना उन्होंने कुछ बोला, पता है अंदर जाके क्या बात की, साइन मैंने बनाए अच्छे से वैसे ही सिंपल रिपोर्ट बनाई और जज के सामने पेश, मुझे तो पता नहीं था कैसे पेश करते हैं, क्या है। तो एक 8-9 बजे के करीब मतलब रात का टाइम था, जैसे किसी घर के सामने गाड़ी रोकी हो, उस तरीके से रोका, आधा घंटा वो अंदर खड़े रहे, फिर बोले कि चल चलो, फिर मुझे लेके गए और मेरी हालत से पूरा दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा पीटा गया है और जज बोल रहा है कि आपको शोभा देता है कि आप पुलिस के ऊपर हाथ उठाओ। तो मुझे पता भी था वो जज है। मैंने कहा कि हमने तो नहीं किया ना पहले, मतलब हमने मतलब कोशिश की है उनको बताने की। बोले कि आपने कहीं और क्यों नहीं कंप्लेन किया, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? मैं कहा सर हमने तो लेटर तक एसपी को लिखा, हमें कोई जवाब नहीं बोला। बोले ले जाओ बस, उसने इतना ही बोला और कुछ नहीं पूछा। तो उसके बाद रात के 12 बजे मुझे करनाल जेल के अंदर छोड़ के आया गया। वहाँ भी कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं। मतलब इतना कुछ ज़्यादा मुझे पता नहीं था मेरे ऊपर कौन से केस हैं। फिर जेल के अंदर बताया जाता है कि जब नया आता है बंदा अगले दिन कि आपके ऊपर क्या-क्या केस हैं। फिर मुझे बताया गया कि आपके ऊपर 307 है, हाफ मर्डर, आपने एक्सटॉर्शन किया है और आप स्नैचिंग का केस था कि आपने हथियार छीने पुलिस वालों के और आपने तोड़-फोड़ की कंपनी के अंदर, आपने भीड़ को भड़काया है। मतलब ऐसी 14 धाराएँ लगाई गई और मेन तो 3 हैं, जो एक्सटॉर्शन है, स्नैचिंग का है, हाफ मर्डर का है। तो ये 3 जो बड़ी धाराएँ थी। तो उसके बाद क्या है कि इन्होंने बेल ना होने देने के लिए बहुत स्ट्रगल किया कि बेल नहीं होने देनी इसकी। तो शुरू में तो किसी को पता ही नहीं था, इतना मामला हाइलाइट नहीं हुआ और इन लोगों ने पुलिस ने मतलब किसान आंदोलन के अंदर जाके जो किसान लीडर हैं उनकी मीटिंग में अंदर जाके ये बोला कि अगर आप इन लोगों को यहाँ पे बिठाओगे तो आपके लिए भी ठीक नहीं है। ये लोग आपका आंदोलन खराब कर रहे हैं, ये लोग आंदोलन की आड़ में नया संगठन खड़ा कर रहे हैं और ये जबरन वसूली कर रहे हैं कंपनियों के अंदर। और बहुत गलत बात भी है कि भई आप सरकारी आदमियों का विश्वास कर लेते हो। कुछ कुछ किसान लीडर्स की अगर बात करें, सभी की नहीं, कि आप पुलिस की बात से तो सहमत हो, लेकिन एक तरफ आप बात करते हो हम लोग जो हाँ, जिनका शोषण हो रहा है उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि भई जो मतलब पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, इन्होंने इस तरीके से गलत किया, ये आंदोलन खराब कर रहे हैं। 1-2 तो ऐसे लीडर थे जो मैं तो जेल के अंदर थी कि इनका टेंट उठवाओ यहाँ से। तो मेरी बहन थी वो बोली कि लोगों के सामने आप उठाओ और दिखेगा भी कि हाँ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर ये था कि स्टार्टिंग में कोई वो नहीं था, मतलब सपोर्ट नहीं थी और छोटे किसान जितनी बड़ी संख्या में किसान बैठे उनको तो कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। और मैं सारे किसानों को तो ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि एक बंदा सारे सभी लोगों को रिप्रेजेंट थोड़ी ना कर सकता है। तो उसके बाद क्योंकि पहले से मैं काम कर रही हूँ तो कुछ कुछ मीडिया ने हमें कवर किया था।
तो जैसे मनदीप पुनिया है, उसने भी हमें कवर किया था, और लल्लन टॉप वाले भी थे कि भई हम लोग यहाँ पे मज़दूरों को ढूँढ रहे हैं और एक जगह पे इतना स्ट्रगल चल रहा है कि और वो एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई जिसके अंदर बहुत सारी महिलाएँ और बहुत सारे मज़दूर बैठे हैं मेरे आस-पास, और मैं उनकी मीटिंग करवाई संडे के अंदर। तो वो पहले से थी वीडियोज़, और कुछ लोगों ने बोला कि ये किसान आंदोलन में नहीं थी, ये तो सिर्फ़ मज़दूरों का काम कर रही थी, किसान आंदोलन किसी इनके साथ कोई लेना-देना नहीं है। तो उससे पहले मैंने हड़ताल करवाई है मज़दूरों की, मैं इतने सारे मज़दूरों को लेके गई हूँ और मेरी अगुवाई के अंदर हुई है, और मैंने स्टेज से बात रखी है मज़दूरों के लिए, मज़दूरों के साथ में नाम मैंने अपना खुद बोला है। तो बहुत सारे कुछ-कुछ पत्रकार जैसे ढूँढते रहते हैं कि हाँ, ये स्टूडेंट है, इनकी बाइट ले लो। उन्होंने नॉर्मल जैसे समझा कि, और उन्होंने बाइट ली, और वो सारी वीडियोज़ जब बाहर आई सामने कि ये लड़की ने पहले यहाँ किसान आंदोलन में समर्थन किया है, इतने मज़दूरों को लेके आए हैं, और वो दोनों काम कर रहे थे कि मज़दूर किसान के नारे को एस्टैब्लिश कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे। और फिर ये हुआ कि धीरे-धीरे मामला उठने लगा। जो हमारे जानकार कुछ लोग थे, मज़दूर थे, कुछ स्टूडेंट थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। धीरे-धीरे मीडिया वालों को इकट्ठा करना शुरू किया, और फिर इंटरनेशनल लेवल तक जब आवाज़ चली गई, फिर कहीं I जाके was part of it. My friends from US. हाँ, हाँ, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया। इनफैक्ट बिल्कुल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूएस में, उन्होंने फिर पोस्ट किया, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये आसान नहीं और होता, बिल्कुल। नहीं, और मतलब इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मुझे पता लगा था तुम्हारा, तो तब तक तुम ऑलरेडी काफ़ी टाइम जेल में थी। बिल्कुल। तो बहुत लेट हो गया वो पता हुँ, लगना और उसका मोबिलाइजेशन होना, और उसके बाद मतलब तब तक तुमने बहुत सफ़र किया होगा ऑलरेडी, और उसके भी बाद बहुत बाद तुमको शायद बेल मिला था, जहाँ तक मुझे याद है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। मतलब फर्स्ट 12 जनवरी को मेरी अरेस्टिंग हुई है, और जनवरी लास्ट तक कुछ लोगों को पता चलने लगा था, और फरवरी के अंदर जाके मूवमेंट खड़ा हुआ है। हुँ, फरवरी में तो फिर जाके मतलब जब बाहर से आवाज़ आने लगी, और जब मीना हैरिस ने ट्वीट किया, मुझे लगता है वो ट्वीट ना करती, मुझे लगता है इस तरीके से मीडिया भी ना उठाता, फिर बहुत कम मीडिया उठाया था। जब ये हुआ कि उसने ट्वीट कर दिया, फिर सभी लोगों ने उठाया इस मुद्दे को। लेकिन इसके अंदर आम लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर अलग-अलग स्टूडेंटों ने, मज़दूरों ने, किसानों ने, छोटे किसानों ने, मतलब हर जगह के ऊपर प्रोटेस्ट किए। छोटे-छोटे प्रोटेस्ट, बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे थे। लोगों ने एसडीओ के छोटे-छोटे बड़े, छोटे से लेके बड़े अधिकारियों को घेरा है। और मैं ना जब बेल हुई है, मैं एक गाँव के अंदर गई थी, और वहाँ कुछ औरतें रो रही थी कि हमें विश्वास नहीं है कि तुम हमारे सामने बैठी हो। हमने रात-रात को हम बैठ के अरदास किया करते, हमारी लड़की बाहर आ जाए। हम कभी धरने के अंदर नहीं गए, और तुम्हारे लिए हम लोगों ने अपनी बाहें थक जाती थी, हम लोग खड़े रहते थे, हमारी लड़की को रिहा करो। मतलब वो चीज़ बहुत ऐसा है कि अंदर से झंझोड़ के रख देते हैं कि आपको अब लड़ना ही पड़ेगा, अब नहीं रुकना है। पहले ये था कि चलो मजबूरी थी कि चलो है ना, कुछ देखा हमने इसलिए लड़ रहे थे, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा था कि भाई सैलरी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो उम्मीदें हैं, इतने लोगों ने सपोर्ट किया कि शायद अगर ना करते लोग सपोर्ट, तो मुझे लगता है कि 20-30 साल तो मैं जेल के अंदर रहती, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्होंने केस लगाए थे। अगर आपको बेल मिलती है, आपको निकलने से पहले दोबारा पकड़ के नए केस के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि आप स्टेट के लिए खतरा हो। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अपने आप को, मतलब मैं किस्मत तो नहीं मानती हूँ, लेकिन बहुत क्या क्या शब्द यूज़ किया जाए मुझे नहीं पता, कि एक मज़दूर ऊपर से, मतलब कास्ट के लेकर भी उसको बहुत नीचे समझा जाता है, ऊपर से एक महिला है, और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई अमीर हूँ। ब्राह्मणवादी मानसिकता है, जो हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते रहते हैं, तो कहीं न कहीं वो हम में है। हम नहीं चाहते कि एक महिला है जो बहुत है उसमें सारी क्वालिटी, और वो हमारे सामने बोल ले। एक महिला है, मान लो बहुत ज़रूरी बात कर रही है, मतलब लेफ्ट के बहुत, अगर अगर अच्छे संगठन की बात करूँ, तो उसके अंदर भी एक कमी है कि महिला बहुत ज़रूरी बात करे तो उसको बहुत लाइटली ले लिया जाता है। एक पुरुष साथी है, और वो कोई कम ज़रूरी बात भी करे तो उसको बहुत, हाँ भाई ये तो करना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमें बोलना पड़ेगा कि जो जनता ज़्यादा शोषित और पीड़ित है, वही आपकी अगुवाई कर सकती है, और आपको उनके पास जाना पड़ेगा। आप जनता को दोष नहीं दे सकते कि भाई ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई जब इनको पूरा पूरा दबा दिया, सब कुछ छीन लिया जाएगा, तब ये बगावत करके अपना राज लेके आएँगे। तो यही है कि
हालात हमेशा मतलब रहते हैं, अभी भी हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुसलमानों को मतलब बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है। कश्मीर के अंदर सीधी गोलियाँ चलाई जा रही हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर गोलियाँ चलाई जा रही है, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, उनको माओइस्ट बोला जा रहा है, जो सिख हैं उनको नक्सलवादी खालिस्तानी बोला जा रहा है और जो मुस्लिम हैं उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो ऊपर से इतनी महँगाई है, ऊपर से यूएपीए जो बोल रहा है लगातार लगाई जा रही है, 200 रुपए किलो जो तेल हो गया, मतलब इतनी ज़्यादा महँगाई है आम इंसान के लिए भी, अगर वो राजनीति में ना भी जाए तो, कि अगर आप उसको बोलेगा ना कि ये सॉल्यूशन है आपका, ज़रूर जाएगा। जब तक आप डिबेट को बस अपने ही 4 लोगों के बीच में रखोगे, सिर्फ़ आपका यही है कि हम लोग हैं जो क्रांति करने वाले लोग हैं, हम ही लोग हैं जो समाज बदलेंगे, और एक छोटी-सी वीडियो बनाई और स्टेटस लगा दिया कि हमने इस चीज़ का विरोध किया और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए पुतला फूँकते हैं। मैं मानती हूँ वो चीज़ सही है, वो करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको समझाना पड़ेगा, किसान आंदोलन की उदाहरण लेके आपको गाँव के अंदर जाना पड़ेगा, ग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा। अभी लेबर कोड तो पहले से ही लागू है और लेबर कोड अभी कानूनी तौर पे हो गए हैं, क्योंकि मज़दूरों के अंदर जाया ही नहीं जा रहा है। इसीलिए अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग सच्चे साथी हैं लोगों के, अगर अपने आप को हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, कॉमरेड बोलते हैं, या फिर हम ये बोलते हैं कि हम लोग तो चलो दलितों की पार्टी है या फिर कोई अलग पार्टी, महिलाओं की पार्टी है, तो यही है कि आपको हर उस इंसान के लिए जाना पड़ेगा जिसकी आप नारा लगा रहे हो, जिसके लिए जिस दिन एक दलित को, एक आदिवासी को, एक महिला को, एक मतलब दबे कुचले पीड़ित वर्ग को, हर एक इंसान को ये नहीं फील होता कि जो प्रोटेस्ट आज है, जो चल रहा है, अगर मैं उसके अंदर ना गया ना तो ये फेल हो जाएगा। जिस दिन सभी को ये फील होगा, मुझे लगता है उस दिन हमारी मुक्ति है। तो वो फील तभी हो पाएगा जब उनको पता होगा कि ये कानून है क्या। और दूसरा ये है कि हमारे अगर हम लोग ये ना बात करें कि एक अच्छा कम्युनल बनना चाहिए, समाजवाद है, साम्यवाद आना चाहिए, उसकी बात छोड़ दें, संविधान की ये बात करें ना, उसके अंदर भी ये है कि प्रॉपर्टी का राइट सबको बराबर होना चाहिए, 17 एकड़ से ज़्यादा से किसी के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं बोलते हम संविधान की लड़ाई लड़ते हैं? आप क्यों बोल रहे हो कि भई हमें तो बस सीधा तख्ता पलट करना है? आपको पहली पौड़ी शुरू करना पड़ेगा, ना कि आप सीधा-सीधा मंजिल प्राप्त करने की तरफ जाओ। तो वही है कि आपको ग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड के अंदर जाओगे तो ही लोग आ पाएँगे, वरना मुझे नहीं लगता है कि हम लोग जैसे रूस के अंदर तो क्रांति हो गई है, उसी टाइम पे 1920 के करीब वहाँ शुरू हुई, 1920 के करीब हमारे शुरू हुई थी, पर हमारे उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। वो तभी है कि हम लोग ग्राउंड के अंदर जाना ही नहीं चाहते, हम सेफ जोन के अंदर बैठे रहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि मुझे शरीर तौर पे तकलीफ हो, मुझे गंदी बस्ती में जाना पसंद नहीं है, मतलब मुझे उनका खारा पानी अच्छा नहीं लगता, तो ये सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। तो वो तभी हो पाएगा जब हम ग्राउंड के अंदर जाएँगे और ग्राउंड के लीडर तैयार करेंगे। जब दबा और शोषित वर्ग ऊपर आके बोलेगा, तभी वो अपनी मुक्ति के लिए बोल सकता है। क्योंकि जिनके पास ऑलरेडी संसाधन है, वो कहीं न कहीं आगे जाके समझौता भी कर लेगा। लेकिन जो पहले से ही दबा हुआ है, वो कभी समझौता